हेलो डियर स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा था असेसमेंट प्रोसीजर। असेसमेंट प्रोसीजर में एक बार देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। सेक्शन 139(1) जो स्टार्टिंग सेक्शन था इस चैप्टर का बेसिक 139 सबसेक्शन 1, वो कहता था रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी जरूरी है। किसके लिए? कंपनी एंड पार्टनरशिप। इवन इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो दे हैव टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। जो लोकल अथॉरिटी है LA, उनको रिटर्न फाइल करनी जरूरी है अगर उनकी इनकम एग्जम्प्टेड अमाउंट को एक्सीड कर गई। तो उनके लिए एग्जम्प्टेड अमाउंट कोई होता ही नहीं, उनकी तो टैक्सेबल इनकम हुई, तो देन दे आर लायबल टू पे टैक्स 30% फ्लैट। अगर इनकम ही लॉस में है यानी नेगेटिव इनकम, तो देन दे आर नॉट लायबल टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। उनके लिए रूल। पर कंपनी एंड फर्म दे आर ऑलवेज लायबल टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न इवन इन केस ऑफ लॉस ऑल्सो। Firm include LLP also under section 139(1). इंडिविजुअल HUF की बात करूं, AOP AJP की बात करूं, दे आर लाइबल टू फाइल देयर रिटर्न इफ देयर GTI, याद रखना वर्ड क्या लगा रहा हूं, GTI। GTI का मतलब क्या है? GTI मीन्स बिफोर डिडक्शन ऑफ 80C to 80U, इनकम बिफोर डिडक्शन फ्रॉम सेक्शन 80C to U चैप्टर 6 से, वो कम किए बिना, एंड बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशंस ऑफ कैपिटल गेन। अगर आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस कर गई, ना तो कोई डिडक्शन कम हो 80C to U या ना ही कैपिटल गेन की एग्जम्पशन, अगर आपकी इनकम GTI 250 से ज्यादा है नॉर्मल केस में, तो यू आर लायबल टू फाइल रिटर्न। अगर 3 लाख 5 लाख से ज्यादा है अकॉर्डिंग टू एज सीनियर सिटीजन का, तो यू आर लायबल टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये अपने को देखना है कौन लायबल है। और रिटर्न भरने की 3 डेट का क्राइटेरिया है हमारे यहां इंडिया में। एक तो क्या, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में 92E सेक्शन कहता है 30th नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं, एक कंपनी हो या अदर असेसी इन केस ऑफ ऑडिट। फर्म की भी अगर ऑडिट नहीं होती तो 31 जुलाई है। ऑडिट हो गई इंडिविजुअल की, फर्म की, HUF की, कंपनी की, क्योंकि ऑडिट कंपलसरी है, तो कंपनी के लिए भी और अदर ऑडिटेड असेसी के लिए रिटर्न फाइल करने की जो लास्ट डेट है दैट इज 30th सितंबर और ऑफ द असेसमेंट ईयर। और नो ऑडिट केस में अदर असेसी अदरवाइज देन कंपनी एंड अदरवाइज देन ऑडिटेड असेसी, तो उनके लिए 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर है। 3 डेट्स जनरली चलती हैं, वो बात अलग है, टाइम टू टाइम सरकार एक्सटेंड कर दे, पर बेसिक जो रेट्स है वो यही एप्लीकेबल होते हैं। ये अपन ने पढ़ा। ओके, मैंडेटरी फाइलिंग 2 रूल थे। पर्सन जो इंडियन रेजिडेंट है, बीइंग इंडिविजुअल और HUF जिसकी असेट फॉरेन में है, वो इंडिविजुअल HUF जिनकी असेट कहां है, फॉरेन में। इसमें 2 तरह के लोग हैं, एक बेनिफिशियल ओनर और एक बेनिफिशियरी। अगर आप किसी भी फॉरेन असेट के बेनिफिशियल ओनर हो, बेनिफिशियल ओनर मींस यू हैव पेड कंसीडरेशन फॉर परचेज ऑफ दैट असेट, आपने कंसीडरेशन दिया है, मींस यू आर बेनिफिशियल ओनर। अगर आप किसी भी असेट के बेनिफिशियल ओनर हो, सपोज, या आप ये कह दो कि आप उस फॉरेन में कोई पैसा ज्वाइंट वेंचर में लगाए, उसमें भी क्या है, आपका कंट्रोल है, या उस असेट को किसी भी वजह से आप अपने नेम से रिटेन कर सकते हो या उसके रिप्रेजेंटेटिव असेसी हो, तो देन यू आर लायबल टू फाइल रिटर्न। अगर ऊपर के क्राइटेरिया से बच गए 139(1) के वाले से, इनकम लेस देन एग्जम्पशन लिमिट है, तो आप यहां पे रिटर्न फाइल करने के लिए जो लायबल हो जाएंगे। फिर ये कहता है बेनिफिशियरी। हु इज बेनिफिशियरी? बेनिफिशियरी वो है हु didn't pay any consideration for foreign located assets, कोई कंसीडरेशन नहीं दिया पर वो बेनिफिट ले रहा है, कोई रेंट आ रहा है, कोई इंटरेस्ट आ रहा है, तो बेनिफिशियरी, तो यू आर लायबल टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। बट इसमें एक बात है, बेनिफिशियरी रिटर्न फाइल करने से बच जाएगा फॉरेन लोकेटेड असेट की अगर रजिस्टर्ड ओनर फाइल कर रहा है। तो सरकार का मानना है कि हमारी नॉलेज में फॉरेन लोकेटेड असेट आनी चाहिए। जब बेनिफिशियल ओनर ने रिटर्न फाइल कर दी तो फिर बेनिफिशियरी को जरूरत नहीं है। तो ये पढ़ा, कंपनी पढ़ा, इसके अलावा वॉलंटरी तो कोई भी फाइल कर सकता है, वो अपन ने पढ़ा। ठीक, कंपनी सभी फाइल करेंगी, चाहे एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी हो, एग्जम्प्ट इनकम वाली कंपनी हो,
हो, फॉरेन कंपनी हो, कंपनी रजिस्टर्ड बट स्टिल टू स्टार्ट बिजनेस हो, सबके लिए जरूरी है। कंपनी को छोड़ दो तो बाकी लोग जिनकी लिमिट क्रॉस करेगी तो रिटर्न फाइल करेंगे, वॉलंटरली कोई भी कर सकता है। लेकिन इसमें सेक्शन 139(1) प्रोविजो 7 जोड़ा गया, कुछ फाइनेंशियल क्राइटेरिया। तो अगर आप अब तक के रूल से बच गए तो भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ये कौन सी कंडीशन है? तो जैसे कहता है कि अमाउंट डिपॉजिट करवाया आपने करंट अकाउंट 1, 2, 3 जितने भी आपके 1 करोड़ से ज्यादा साल में मैंडेटरी है, या आपने साल में कोई फॉरेन ट्रेवल किया, या फिर आपने किसी रिश्तेदार जिस अपने परिवार के मेंबर की तरफ से पेमेंट दी, फॉरेन ट्रेवल की साल में 2 लाख से ज्यादा, तो भी मैंडेटरी है रिटर्न फाइल करना। या फिर क्या कह रहे हैं, एक्सपेंडिचर आपके किसी भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का बिल है 1 लाख से साल के ज्यादा है, तो भी जिनके इतना बिल आता हो तो मान के चलो उनके पास महंगे गैजेट्स होंगे और वो लोग वेल एबल्ड फैमिली से होंगे, तो उनकी इनकम कम क्यों है 250 से, दे आर लायबल टू फाइल देयर रिटर्न। 1 लाख से ऊपर बिल हो, करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा जमा करवाओ और फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख से ज्यादा खर्चा हो, कोई भी एक कंडीशन क्रॉस हुई, सीलिंग क्रॉस हुई, तो यू आर लायबल टू फाइल रिटर्न। और भी रूल बना सकती है सरकार। रिटर्न की लास्ट डेट सब ने पढ़ ली। जिस फर्म की ऑडिट हो रही है उसकी लास्ट डेट 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर होगी, तो उसके पार्टनर के लिए भी रिटर्न भरने की डेट क्या होगी, 30 सितंबर, क्योंकि ऑडिट जब तक फर्म की फाइनल नहीं होती तो पार्टनर का रेम्यूनरेशन भी फाइनल नहीं हो सकता, इस वजह से। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे सीबीडीटी चाहे किसी स्पेशल क्लास के पर्सन को रिटर्न फाइल से एग्जम्प्ट कर सकती है। टाइम टू टाइम, पहले कुछ टाइम पहले सरकार ने एम्प्लॉय लोगों को बेनिफिट दे दिया था कि अप टू 5 लाख इनकम है तो देयर इज नो नीड टू फाइल रिटर्न। ये नहीं कह रहे टैक्स माफ है, टैक्स है तो भर दो, पर रिटर्न भरने से माफ कर दिया था, वो रूल बना सकते हैं। और रिटर्न भरने की लास्ट डेट हॉलीडे हो कोई चक्कर नहीं, आजकल ऑनलाइन जाती हैं रिटर्नें। हाँ, कुछ लोग छोटी इनकम ग्रुप के लोग मैनुअल भी भरते हैं, तो लास्ट डे अगर संडे या हॉलीडे हो तो उस दिन इनकम टैक्स ऑफिस खुला रहेगा या नेक्स्ट डे वर्किंग लास्ट डे कर दी जाएगी, एक दिन बढ़ा दिया जाएगा। ओके, ऑडिट का बात होगी। जो लोग सेक्शन 10AA की एग्जम्पशन लेते हैं, 80IA से लेके IB वो सब लेते हैं, उनको भी क्या ऑडिट कंपलसरी है लोग के अकॉर्डिंग, तो वो भी 30 सितंबर तक रिटर्न भरते हैं। ओके, ऑडिट का हो गया, वर्किंग पार्टनर का हो गया, ठीक है। नॉन वर्किंग नॉर्मली 31 जुलाई को भरता है। ओके, और रिटर्न लेट भरने पे 234A का इंटरेस्ट भी लग सकता है, ये एडवांस टैक्स में पढ़ते हैं। पेनल्टी 271F और 234F 234F क्या कहता है यहाँ पे, 234F वो कहता है 234F सेक्शन है पेनल्टी का, लेट रिटर्न फाइल करने का सेक्शन 234F। वो कहता है कि अगर आपकी रिटर्न जुलाई या सितंबर के बाद भरी लेकिन 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक भर दी तो 5,000 पेनल्टी है। जनवरी टू मार्च ऑफ द असेसमेंट ईयर भरी तो 10,000 रुपये पेनल्टी है। लेकिन इसके बाद तो आपको पता है बिलेटरी रिटर्न भरी नहीं जा सकती, 139(4) में लिखा है। लेकिन ये कहता है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख को एक्सीड नहीं करती तो 234F कहता है कि आप अपनी रिटर्न जो है उस केस में 1,000 रुपये फाइन तक भर दो, अगर इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है। बिलेटेड भर दो, टैक्सेबल इनकम है, लेकिन आपको फाइल करनी जरूरी थी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 139(1), लेकिन ड्यू डेट में फाइल नहीं की, अब कर दो 1,000 फाइन लगेगा मैक्सिमम इफ योर टैक्सेबल इनकम इज लेस देन ₹5 लाख। ओके, नेक्स्ट ड्यू डेट कंपनी के लिए 30 सितंबर है। क्वेश्चन नंबर 2, फर्म LLP लॉस आए तो रिटर्न भरने के लिए लायबल है? बिल्कुल लायबल है, लॉस की रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल है हर हाल में कंपनी LLP। ओके, कंपनी 30 सितंबर, फर्म जुलाई या 30 सितंबर, ऑडिट केस है तो 30 सितंबर। ओके, ये सब आपने पढ़ा। सुपर सीनियर सिटीजन का केस है, आपने पढ़ लिया था ये लास्ट क्लास में, 570 80 प्लस वाले की, लेकिन 80,000 क्या मिल गई डिडक्शन, तो ये कह रहा है 490 रहेगी, टैक्सेबल इनकम 490 रहेगी होगी, टैक्स 0 हो गया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। GTI तो तेरी 5 लाख से ज्यादा है, बाबा को कहो बाबा तुम्हारी GTI 5 लाख से ज्यादा है, यू आर लायबल टू फाइल रिटर्न अंडर 139(1), क्योंकि वो GTI देखता है। ओके, तो फिर ये कह रहा है कि एक आदमी की 50 लाख रुपए टर्नओवर है, अगर वो प्रेजम्पटिव इनकम का ऑप्शन ऑप्ट करता है, ऐसा है
प्रेजम्पटिव इनकम का ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हो, ठीक है, ऑडिट की जरूरत नहीं, वो 8% या 6% का रूल है 44AD। ट्रक वाले में क्या है, वही हैवी ट्रक है तो 1000 पर मंथ पर टन, 12 टन से बड़ा ट्रक हो तो, और लाइट है तो 7500 पर मंथ, और 44AD 50% आपकी कलेक्शन ऑफ फीस का इनकम मान सकते हैं। वो प्रेजम्पटिव मान लो तो लास्ट डेट क्या होगी आपकी, प्रेजम्पटिव मानोगे तो 31 जुलाई होगी, प्रेजम्पटिव मानोगे तो। और अगर प्रेजम्पटिव नहीं मानते तो टर्नओवर देखो, अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, प्रेजम्पटिव वाला ऑप्शन नहीं ऑप्ट करते तो यू हैव टू फाइल योर ऑडिट रिपोर्ट टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और ऑडिट केस में लास्ट डेट क्या हो जाती है, 30 सितंबर। इसकी तो सेल ही 50 लाख है, 1 करोड़ से ऊपर है ही नहीं। तो अगर प्रेजम्पटिव नहीं भी ऑप्ट करता तो क्या है, इसके लिए तो लास्ट डेट क्या रहेगी, 31 जुलाई, क्योंकि 1 करोड़ प्लस का केस नहीं है। 5A कर लिया था लॉस एडजस्टमेंट के साथ, ये 350 ग्रोस टोटल इनकम आई थी 5A में, इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 112A वाला इनकम बिजनेस की, अदर सोर्सेज की, वो सब करके तो टैक्सेबल इनकम चाहे कम आ गई। GTI इसकी 350 थी तो ये रिटर्न फाइल करने के का इसको कंपल्शन है। 5B पढ़ लिया था, लॉस सेट ऑफ कर लो, लॉस सेट ऑफ पहले होता है, GTI बाद में आती है। कर लो लॉस जो सेट ऑफ होना है, सेट ऑफ और क्लेमिंग करने के बाद अगर GTI बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन ऑफ सेक्शन 54BD 2.5 लाख 3 या 5 से ज्यादा है तो रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ये सब आपा ने पढ़ा। नॉन रेजिडेंट का एक्सटर्नल अकाउंट खोल दिया गया है, NRI अकाउंट, ये उनके लिए जो फॉरेन आते जाते हैं। NRI अकाउंट अगर खुल सकता है, एलिजिबिलिटी है आपकी, तो NRI अकाउंट के एक्सटर्नल अकाउंट में मिला हुआ इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है पूरी तरह से। बाकी इनकम देख लो कितनी है रिटर्न भरने के लिए। ओके, ये सारी चीजें, पेंशनर है और वो सब देखा अपने। ITR 1 किन के लिए जाता है, नॉर्मली फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न 1 जाता है नॉर्मली सैलरीड एम्प्लॉई, साथ में थोड़ी बहुत हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, लॉस सेट ऑफ नहीं करना आपने, थोड़ा बहुत अदर सोर्सेज की इनकम है, लेकिन कोई लॉटरी कैजुअल इनकम ना हो, 115 BBD ना हो, कैपिटल गेन ना हो, और कोई लॉस सेट ऑफ ना करने हो, एग्रीकल्चर 5000 से ज्यादा ना हो, 50 लाख से ऊपर ज्यादा इनकम ना हो, तो आप उस केस में क्या है, ITR 1 फाइल कर सकते हैं। यानी आमतौर पे सैलरी, अगर लॉस सेट ऑफ करने हैं, कैपिटल गेन है, 5000 से ऊपर खेती है, ऐसी चीजें भी हैं, 115 BBDA है ऐसा, पर खुद का बिजनेस नहीं होना चाहिए। वो इंडिविजुअल क्या कर सकता है, HUF ITR 2 फाइल कर सकता है, क्योंकि जिसका खुद का प्रोप्राइटरी बिजनेस हुआ उसे 3 फाइल करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप किसी पार्टनरशिप में पार्टनर है, वो भी PGBPA सैलरी इंटरेस्ट, तो 2 फाइल कर लो। कोई और प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर बिजनेस है तो आप ITR 3 भरेंगे, इंडिविजुअल HUF उसके लिए 3 बना है। लेकिन 4 भी बढ़ सकते हैं सुगम, अगर आप प्रेजम्पटिव वाला ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हैं। प्रेजम्पटिव का ऑप्शन तो फर्म भी ऑप्ट कर सकती है, वो भी कौन सा भरेगी, 44AD AF, उसके अकॉर्डिंग कौन सा 4 फॉर्म जाएगा, इंडिविजुअल HF कंपनी वगैरह, सॉरी फर्म वगैरह। 5 पे जो प्रेजम्पटिव ऑप्ट नहीं कर रही, वो सारी फर्म कौन से फॉर्म पे रिटर्न भरेगी अपने बिजनेस की, 5 कंपनी कौन से फॉर्म पे भरेगी, 6 चैरिटेबल कंपनी या ट्रस्ट भरेंगे ITR 7 पे रिटर्न। ये सब अपन ने रिवाइज कर दिया। बल्क फाइलिंग ऑफ रिटर्न 139 1 था बेसिक, उसका 1 है बल्क फाइलिंग। आप अपने एम्प्लॉयर को रिटर्न दो, एम्प्लॉयर आगे पेन ड्राइव में डाल के इनकम टैक्स को पास ऑन कर देगा, तो ये क्या है, बल्क फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो ये पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं, बल्क फाइलिंग आप रिटर्नों की कर सकते हैं, अलाउड है। 139 1A के बाद 139 1B कंप्यूटर रीडेबल मीडिया में रिटर्न फाइल। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक ई फाइलिंग ऑडिट केस में तो कंपलसरी है। जो लोग ऑडिट करवाते हैं, जिन लोगों की किसी स्पेशल एक्ट सेक्शन के अकॉर्डिंग ऑडिट होनी है, सपोज यू आर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10AA 80IA IB ऐसा, तो ऑडिट कंपलसरी है। या आपने कोई डिडक्शन क्लेम करनी है, जैसे कोई 33ABT डेवलपमेंट वाली, तो ऑडिट जरूरी है, तो उस केस के अंदर भी ऑडिट करवानी है तो ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न होगी ऑडिटेड केस में। और बड़े एसएससी जिनकी ऑडिट नहीं होती, सरकार उनको भी कह सकती है। इसके पूरे रूल बनाने की सेंट्रल गवर्नमेंट CBDT को पावर है। ई फाइलिंग किन के लिए कंपलसरी है, क्या डॉक्यूमेंट जाने, कौन से डॉक्यूमेंट से रिलैक्स करना है, कौन से लोगों को ई फाइलिंग से माफ किया जाना है। ई फाइलिंग का सारा प्रोसीजर CBDT और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करके बनाते हैं। सारे सर्टिफिकेट नहीं जाते ई फाइलिंग में,
पेपरलेस जाती है, बाद में डिमांड करने पे असेसिंग ऑफिसर मांगता है तो दिखाने पड़ते हैं। सीबीडीटी इसमें से आपको रिलैक्स कर सकता है। 139(1) भी चैप्टर के लास्ट में रिपीट होगा, लगा मिलेगा। ओके, तो क्या डॉक्यूमेंट जाएंगे, कौन से नहीं, मांगने पे देने, ऑडिट वाले के लिए जरूरी है, वो सब बता रहा है। और रिटर्न पे साइन क्या है, डिजिटली होते हैं ऑडिट केस में। ऑडिट नहीं तो भी डिजिटली लगा सकते हो डीएससी, या आधार के थ्रू वेरीफाई कर सकते हो, ई वेरिफिकेशन। लास्ट ऑप्शन होता है रिटर्न फाइल करो, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म 5 निकलेगा, वो आप बेंगलोर ऑफिस में फॉरवर्ड कर दें, सीपीसी बेंगलोर इनकम टैक्स में वो सब जाता है। ओके, ऑडिट में कंपलसरी है, उसमें कोई डाउट नहीं। नॉर्मली 5 लाख से ज्यादा इनकम वालों को भी सरकार कंपलसरी का ऑर्डर दे देती है अक्सर टाइम टू टाइम कि यू हैव टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। ओके, फिर कहता है रिटर्न इनकम टैक्स e-filing.gov.in पे कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट फॉर्म जो है 5 वो ई वेरीफाई भी हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली पेपर, दोनों भी ऑप्शन कुछ लोगों के लिए, छोटे एसएससी के लिए। जैसे अब 3-4 लाख रुपए कमाने वाले सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आप पेपर भरो या इलेक्ट्रॉनिक, आपकी मर्जी है। ठीक, तो बता रहा है कुछ लोगों की 115 जेबी कंपनी का मिनिमम टैक्स का रूल है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 92E 44AB में ऑडिट हो रही है, तो ये लोग तो ई फाइल ही करते हैं, इनको और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकली फाइल, ओके, अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक फाइल की तो रिवाइज रिटर्न 139(5) वाली भी इलेक्ट्रॉनिक जाएगी। नेक्स्ट, फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट फॉर ई फाइलिंग, तो डिपार्टमेंट ई फाइलिंग में कहता है लॉगिन बना के 26, अब उसका रिवाइज भी आ रहा है 26 IAS के नाम से। 26 AS में आप TDS चेक कर सकते हैं, अपना सारी रिटर्नें जो आज तक ऑनलाइन भरी हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ऑनलाइन में ऑप्शन दे रही है सरकार, रिफंड बड़ा फास्ट आता है, आपकी रिटर्न फटाफट प्रोसेस हो जाती है, रिफंड जो बहुत जल्दी से आता है, वो सारे फायदे आपको मिलते हैं ऑनलाइन के अंदर। एडवांटेज है पेपरलेस है, एरर उरर वो अपने आप सॉफ्टवेयर टैक्स कंप्यूट कर देता है, टोटल कर देता है, कोई एरर हो तो अलर्ट आ जाता है। 139(1)(c), सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्पेशल कैटेगरी को जिनकी इनकम कोई खास तरह की है, जैसे सिर्फ इंटरेस्ट की है या सिर्फ पेंशन है या थोड़ी बहुत सैलरी, उन लोगों को रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड रिलैक्सेशन दे सकती है ऑफिशियल गजट में टाइम टू टाइम डिक्लेयर करके कि आप रिटर्न फाइल ना ही करें, चाहे एग्जाम कंप्लायंस से या फिर कुछ कंडीशंस से रिलैक्स कर सकती कि ये डिटेल देने की जरूरत नहीं, तो वो रूल बना सकती है। 139(1)(c) चैप्टर के लास्ट में भी लगा मिलेगा। 139(1)(b) ये सीबीडीटी के अंडर आता है, वो रूल बनाना, किसको ऑनलाइन भरनी जरूरी है ई फाइलिंग, किसको पेपर का भी ऑप्शन है, क्या डॉक्यूमेंट साथ में अपलोड होंगे, क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को मांगने पे देनी है, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं, किस क्लास के लोगों को रिटर्न भरना ही जरूरी नहीं, किस क्लास के लोगों को ये रिक्वायरमेंट बताने की जरूरत नहीं, इस तरह की चीजें कौन डिसाइड करता है, सीबीडीटी सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करके उसके रूल फॉलो होते हैं। 139(1)(b) और 139(1)(c). लॉस रिटर्न 139(c), लॉस की रिटर्न भरो, लॉस की रिटर्न नहीं भरी ड्यू डेट के अंदर तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, आपने रिटर्न टाइम पे भरनी है अपनी। लेकिन 2 लॉस, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड एप्रिसिएशन विदाउट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, बोथ कैन बी कैरी फॉरवर्डेड। और याद रखना बाकी लॉस बेकार हो जाएंगे अगर रिटर्न टाइम पे ना भरी, लेकिन अगर इस साल की रिटर्न टाइम पे नहीं भरी, 1920 प्रीवियस ईयर की, पिछलों की टाइम पे थी, उनके लॉस तो कैरी फॉरवर्ड हो के आ रहे हैं, वो होते रहेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं, उनके लॉस कैरी फॉरवर्ड होंगे। लेकिन जिसकी रिटर्न नहीं भरी वो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा तो आगे जाके ब्रॉड फॉरवर्ड करके सेट ऑफ भी नहीं होगा, यानी बेकार चला जाएगा। करंट ईयर में लॉस सेट ऑफ करते रहो, रिटर्न लेट भर रहे हो तो भी करते रहो। आप रिटर्न दिसंबर में भर रहे हो, करंट ईयर में हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, बिजनेस में इनकम है, कर लो सेट ऑफ, कोई दिक्कत नहीं, लेट भर रहे हो चाहे। लेकिन अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो टाइम पे भरो, हाउस प्रॉपर्टी डेप्रिसिएशन को छोड़ के बाकी लॉस बेकार हो जाएंगे अगर टाइम पे रिटर्न आपने फाइल नहीं की। तो बता रहे अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है स्पेकुलेशन का, बिजनेस का, स्पेसिफाइड बिजनेस, हॉर्स एक्टिविटी, कैपिटल लॉस, तो आपको रिटर्न अपनी क्या है विद ड्यू डेट फाइल कर देनी चाहिए। 139(1) का जो पीरियड है 31 जुलाई, ऑडिट केस में 30 सितंबर, वरना उसके बाद तो 234F वाली पेनल्टी लग के तो दे दोगे रिटर्न, पर लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, जरूरी है। सेक्शन 80 कहता था दोनों लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ये चीज कह रहा है। चलो नेक्स्ट 139(3) के बाद 139(4) बिलेटेड रिटर्न।
कब तक भरी जा सकती है बिलेटेड रिटर्न? भरी जा सकती है अप टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर 1920 है तो असेसमेंट ईयर कौन सा है? 2021। भरी जा सकती है 31 मार्च 21 लास्ट डेट, या तो ये पूरा एक साल हो गया एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट बाय ऑफिसर। इसमें नॉर्मली मीनिंग कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट से मतलब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट से है। कई बार ऑफिसर आपको कोई नोटिस देता है, कोई इंफॉर्मेशन मांगता है, आप नहीं देते, या फिर आपने रिटर्न भरी ही नहीं, ऑफिसर को लगता है बनती है, वार्निंग दे रहा है, फिर नहीं रिटर्न भर रहे, तो जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी उसके बेस पे बेस्ट जजमेंट यानी जो ठीक लगेगा वो टैक्स बना के डाल देगा। तो ये था कौन सा? बेस्ट जजमेंट, सेक्शन 144। ओके, तो ये बता रहा है कि बिलेटेड रिटर्न जो है वो भरी जा सकती है क्या? या तो अप टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर 31 मार्च 21 अगर प्रीवियस ईयर 1920 है तो, या कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट बाय ऑफिसर विच एवर इज अर्लियर। ऑफिसर ने अपना सब कुछ बना के टैक्स 31 जनवरी 21 में भेज दिया, 31 जनवरी 21 में ये भर, उसके बाद आप कह रहे हो मैं भर रहा हूं ना रिटर्न, अब नहीं भर सकता, खेल खत्म। तुम भर सकते थे कब तक? जब तक ऑफिसर का असेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, बेस्ट जजमेंट से पहले। ओके, क्या एक रिटर्न पहले भरी, पहले बिलेटेड लेट भरी तो रिवाइज की बात करूंगा 139(5) में रिवाइज हो जाएगी? हो जाएगी। बिलेटेड रिटर्न ध्यान रखना 19-20 प्रीवियस ईयर की जा सकती है 31 मार्च 21 यानी अप टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, या फिर जा सकती है क्या? असेसमेंट ईयर के एंड तक भर दो, या फिर ये रिटर्न जा सकती है असेसमेंट कंप्लीट होने तक यानी विच एवर इज अर्लियर, तो रिटर्न उसके बाद नहीं जाएगी। ओके, तो ये बता रहा है। और अगर रिटर्न लेट भी बढ़ी जा रही, भर तो दोगे, लास्ट डेट निकल गई ना मार्च 21, फिर तो कोई तरीका ही नहीं। वो बात अलग है सरकार कभी डेट एक्सटेंड कर देती है, वरना कोई तरीका नहीं है रिटर्न फाइल करने का। ओके, तो ये बता रहा है उसके अकॉर्डिंग रिटर्न। एक बंदे ने 1920 की रिटर्न भर दी नॉर्मली 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल 2021 नॉट अलाउड। 1920 प्रीवियस ईयर है तो बिलेटेड भी कब तक जानी है? 31 मार्च 21 तक, और वो भी 234F वाला फाइन लगा के, 234F वाला 5,000 31 दिसंबर तक और 10,000 31 मार्च तक। 5 लाख से कम इनकम है तो 1,000 रुपये फाइन के साथ, पर फाइन के साथ जाएगी। चलो, तो फिर क्या इसमें 1-2 क्वेश्चन है वो आप पढ़ लेंगे इससे रिलेटेड बिलेटेड से। नेक्स्ट है रिवाइज रिटर्न 139(5). पहले एक रिटर्न भरी, उसमें कुछ मिस्टेक होगी, जैसे कि कोई इंटरेस्ट की डिडक्शन लेनी थी भूल गए, एटीडी लेनी थी भूल गए, कोई टीडीएस कटा था वो क्लेम करना भूल गए, तो यू कैन रिवाइज योर रिटर्न। ओरिजिनल रिटर्न चाहे टाइम से भरी, उसके बाद गलती पकड़ में आई दिसंबर में तो कोई बात नहीं, आप दिसंबर में नई रिटर्न भर दो, वो रिवाइज रिटर्न मानी जाएगी। उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर भर देना, ओरिजिनल का नंबर आता है जब रिटर्न भरते हो, तो बस वो रिटर्न उसका सब्स्टिट्यूट होगा, नए वाली रिटर्न रिवाइज वाली ही आपकी फाइनल रिटर्न मानी जाएगी। एक क्वेश्चन आता है, ओरिजिनल रिटर्न बिलेटेड भरी, 31 जुलाई लास्ट डेट थी नॉर्मल केस में, आपने सितंबर में भरी बिलेटेड, इसमें कुछ एरर है तो क्या बिलेटेड रिटर्न कैन ऑल्सो बी रिवाइज? यस, कोई चक्कर नहीं, टाइम पे भरी या बिलेटेड भरी ओरिजिनल रिटर्न, उसे आप गलती मिलने पे रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज करने का टाइम वही है, कब तक? अप टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर यानी 31 मार्च 21 या फिर 31 मार्च 21, या फिर आप असेसमेंट कंप्लीशन बाय ऑफिसर। असेसमेंट कंप्लीशन इस पॉइंट में सेक्शन 139(5) में रिवाइज रिटर्न की जो लास्ट डेट है रिवाइज रिटर्न की, या तो क्या है? एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, जो भी रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर है, यानी अगर प्रीवियस ईयर आपका 1920 है तो 31 मार्च 21, या कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, कोई भी असेसमेंट, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट बाय असेसिंग ऑफिसर विच एवर इज अर्लियर। तो ये तो काफी कुछ वही है बिलेटेड वाला, लेकिन बस ये है कि वहां पे असेसमेंट कंप्लीशन का मतलब बेस्ट जजमेंट से था, इसमें कोई भी स्क्रूटनी वाला भी हो सकता है, 144 का बेस्ट जजमेंट भी हो सकता है, स्क्रूटनी वाला भी हो सकता है, 143(1) का असेसमेंट ऑर्डर आता है। जब भी कोई रिटर्न भरता है ना
तो कुछ दिनों बाद, कुछ 1-2 महीने बाद एक उसकी रिटर्न चेक करके डिपार्टमेंट के एवरीथिंग इज ओके, एक असेसमेंट ऑर्डर आता है कि ओके है सब कुछ। अगर कुछ दिक्कत है, गलत टैक्स है, तो डिमांड आती है। तो 143(1) में एक असेसमेंट ऑर्डर आता है सरकार का कि ये सब फाइनल है, इस तरह। तो वो जो असेसमेंट ऑर्डर है वो आ गया। उसके बाद आप कहते हो जी मैं तो रिवाइज कर रहा था, ना फिर नहीं रिवाइज कर सकते। यानी असेसमेंट कौन सा हुआ, बेस्ट जजमेंट वाला, स्क्रूटनी वाला, या फिर कोई असेसमेंट ऑर्डर जो रूटीन में हर एक का आता है रिटर्न भरने के बाद कुछ टाइम बाद, तो वो ऑर्डर आने के बाद यू कांट रिवाइज योर रिटर्न। मान लो आपने ओरिजिनल रिटर्न 30 जून को भरी, ठीक है, उसका असेसमेंट ऑर्डर आ गया 143 सबसेक्शन 1 वाला 25 दिसंबर को, बस उसके बाद यू कांट रिवाइज योर रिटर्न। ठीक, तो ये असेसमेंट ऑर्डर किस में आएगा, जब रिटर्न भरी होगी तो आएगा, उसको चेक करके सरकार फाइनल करती है। लेकिन जो बिलेटेड रिटर्न है उसके अंदर तो क्या है, पहले रिटर्न ही नहीं भर रहे आप, उसमें कौन सा 143(1) का असेसमेंट ऑर्डर आएगा, पहले आप रिटर्न ही नहीं भर रहे, उसमें तो बेस्ट जजमेंट वाला ही आएगा जो आएगा। स्क्रूटनी भी नहीं हो सकती, पहले रिटर्न ही नहीं भरी, तो उसमें तो कौन सा ऑर्डर आएगा, सीधा बेस्ट जजमेंट। वही है कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट से मतलब वहां पे किसमें, बिलेटेड में। लेकिन यहाँ नॉर्मल असेसमेंट ऑर्डर आता है 143(1) का वो, या स्क्रूटनी में केस लगा है 143(3) का उसका असेसमेंट, या बेस्ट जजमेंट, कोई भी हो गया तो उसके बाद यू विल नॉट बी एबल टू फाइल योर रिटर्न। ये बात कर रहा है। चलो, तो ये रिवाइज रिटर्न है, इस तरह से कब तक भरी जा सकती है वो सारा चीज देख लेंगे आप। इसमें क्या रिवाइज रिटर्न भी रिवाइज हो सकती है, हाँ, एक और भराओ पिछले वाली की जगह वो वैलिड, उसमें भी गलती होगी तो एक और कितनी भी बार रिवाइज हो सकती है। किसी ने कहा सर ओरिजिनल रिटर्न भरी, उसमें 8 लाख इनकम दिखाई, बाद में ध्यान आया कि एक लॉस सेट ऑफ करना रह गया या एक्सपेंडिचर रह गया, तो यू वांट टू रिवाइज योर रिटर्न, रिवाइज कर लो। उसमें आपकी इनकम कम होगी तो कम दिखा दो, लॉस आ गया तो लॉस दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। ओरिजिनल रिटर्न लॉस किया है, क्या उसको भी रिवाइज किया जा सकता है, हाँ, लॉस रिटर्न कैन ऑल्सो बी रिवाइज, कोई दिक्कत नहीं है। बिलेटेड रिटर्न कैन ऑल्सो बी रिवाइज, एक रिवाइज रिटर्न कैन ऑल्सो बी रिवाइज। रिवाइज ध्यान से करना, मिस्टेक ओमिशन है कोई, उसको रेक्टिफाई करना है। फ्रॉड करने की कोशिश की थी, अब आप उसे रिवाइज करना चाहते हैं, नॉट अलाउड। क्या हो सकता है, वो बल्कि और ज़्यादा फंस जाओगे। जब आप रिवाइज करोगे तो इनकम टैक्स मैच करता है कि पिछले में क्या भरा और अब क्या। अगर उनको लगता है भी ये तो प्लान्ड था ऐसा, ये मिस्टेक नहीं है, तो फिर फंस सकते हो आप उल्टा। तो रिवाइज में मिस्टेक जो है आपकी उसको रेक्टिफाई करना है आपने। चलो, तो ये सारी बातें बता रहा है रिटर्न के रिगार्डिंग, किसको क्या पैसे फाइल करनी है। फिर 139(6) पर्टिकुलर क्या जाते हैं रिटर्न के साथ, तो डिटेल बताओ कौन कौन सी इनकम आपकी टैक्सेबल और कौन सी एग्जम्प्ट है, कितनी वैल्यू की एसेट्स आपने खरीदी, जो रिक्वायरमेंट है रिटर्न की उसमें बताओ, किसी के बेनिफिशियरी तो नहीं, जैसे फॉरेन वाली एसेट्स और वो सब, ठीक। कितने बैंक अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड है, सब की डिटेल जाती है, इवन पेटीएम बैंक अकाउंट की भी डिटेल जाती है, ओके। कोई खर्च लिमिट से ज़्यादा है उसकी डिटेल मांग सकता है डिपार्टमेंट, और आपका आधार कार्ड भी याद रखना। 2017 से आधार नंबर लिखा जाता है रिटर्न पे, वो लिखना पड़ता है, पर उसकी लिंकिंग ओटीपी और उसके थ्रू अभी वो डेट एक्सटेंड हो गई है 31 मार्च 21 तक। वैसे वो 30 जून 2020 लास्ट डेट थी उसकी, तो लेकिन वो एक्सटेंड होके मार्च 21। आधार लिख के छोड़ दो किसके ऊपर, रिटर्न पे। आधार नहीं आया तो उसका एनरोलमेंट नंबर मिलता है ना, आईडी, जब आप आधार के लिए अप्लाई करते हो वो लिख दो रिटर्न पे, चल जाएगा, ओके। पर्टिकुलर रिटर्न के साथ कौन से अटैच होते हैं उसके बारे में कह रहा है। बिजनेस है, ऑडिट होती है तो ऑडिट की डिटेल, रिपोर्ट और ट्रेडिंग P&L, इनकम एक्सपेंडिचर, डेटर, क्रेडिटर, वो सारी डिटेल आपको देनी होगी। कई ब्रांचेज है तो सभी ब्रांचेज के एड्रेस दे दो, लोकेशन मेन कौन सी है, सभी ब्रांचेज का एड्रेस वो देना होगा। नेचर ऑफ बिजनेस क्या काम करते हो आप बताना होगा। ट्रेड नेम भी मांगते हैं अगर है तो कोई दुकान का नाम, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, वो कोड भी देना होता है, वो देना होगा। पार्टनरशिप है तो पार्टनर के नेम एड्रेस देने पड़ते हैं, और एओपी है तो मेंबर्स के नेम एड्रेस दे, कितना शेयर है वो बताओ। नो अटैचमेंट या नेक्सरलेस रिटर्न, हाँ आजकल वो सीबीडीटी रूल बनाता है कि ये कागज लगाने की जरूरत नहीं, पावर सीबीडीटी की है, कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करो कौन से नहीं, वो रिलैक्स कर देता है अक्सर के डॉक्यूमेंट ना दो रिटर्न के साथ अपलोड करो, लेकिन ऑन डिमांड बाय असेसिंग ऑफिसर यू हैव टू प्रोवाइड द ऑल डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर। वो कागज दिखाने होंगे आपको, वो पहले ना मांगे शायद बाद में दिखाने होंगे। नेक्स्ट 139
सबसेक्शन 9 डिफेक्टिव रिटर्न, स्कोप खत्म हो गया है कि कोई डिटेल नहीं भरी आपने, कोई टीडीएस कटा वो डिटेल नहीं मैच हो रही, आप नहीं भरी, टीसीएस की डिटेल नहीं भरी, या बिजनेसमैन हो, बिजनेस है तो अकाउंट बना रहे हो तो ट्रेडिंग P&L सेल परचेज सारी इंफॉर्मेशन देनी, एक्सपेंडिचर की अकाउंट नहीं बना रहे तो वो सिलेक्टेड चीज़ें मांगते हैं, डेटर, क्रेडिटर, कैश, बैंक बैलेंस, वो ग्रोस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, ये सब वो नहीं दिए, ठीक है। तो आपकी रिटर्न क्या है, वो कोस्ट ऑडिट होनी है तो कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट अटैच करो, इनकम टैक्स ऑडिट होनी है तो इनकम टैक्स ऑडिट की डिटेल अटैच करो। तो ये डिटेल आपने नहीं दी तो आपकी रिटर्न क्या मानी जा सकती है, डिफेक्टिव। डिफेक्टिव रिटर्न को रिवाइज नहीं करना होता है, डिफेक्टिव रिटर्न का डिफेक्ट ठीक करना होता है। उसके लिए आपको 15 डेज का टाइम मिलता है सर्विस ऑफ नोटिस से। जब आपको नोटिस मिल गया सरकार से, उसके 15 दिन में आपको क्या है, अपना डिफेक्ट ठीक करना है। नहीं किया, आपको लेटर ऑफिसर ने दिया 1 अक्टूबर, आपको मिला 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर से 15 दिन यानी 25 अक्टूबर तक यू हैव टू रेक्टिफाई योर डिफेक्ट, अदरवाइज आपकी रिटर्न नल एंड वॉइड मान ली जाएगी कि फाइल ही नहीं की। बिना साइन के रिटर्न है नहीं, रिटर्न ही नहीं है, वो डिफेक्टिव नहीं, वो रिटर्न ही नहीं है, इनवैलिड है। डिफेक्ट है तो 15 दिन में ठीक कर सकते हो सर्विस ऑफ नोटिस के, जब आपको इंटीमेशन मिली उसके 15 दिन में, वरना वो रिटर्न मानी ही नहीं जाएगी। ओके, तो रिटर्न जो फाइल ना की क्या हो सकता है, आप पे 234A का इंटरेस्ट लग सकता है, जितना टैक्स है उस पे 12% पर एनम के अकॉर्डिंग। ऑफिसर क्या है, बेस्ट जजमेंट कर सकता है, वार्निंग दे के रिटर्न भरो, आप भर नहीं रहे, बेस्ट जजमेंट कर सकता है। पेनल्टी लग सकती है रिटर्न भरने की 234F वाली, वो सारी बातें हैं। 5,000 10,000 वो सारी पेनल्टी भी लग सकती हैं। लॉस कैरी फॉरवर्ड करने से रह जाएंगे आप, वो भी प्रॉब्लम है। 234A क्या है, रिटर्न की लास्ट डेट के बाद अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, मेन तो टैक्स की प्रॉब्लम है, तो आपको क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट 12% पर एनम के साथ। अगर आप रिटर्न फाइल करने में लेट हो पर टैक्स विद इन ड्यू डेट जमा करवा दिया तो कोई इंटरेस्ट आपको देना नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ 234A वाले की बात कर रहा हूं, पूरा BC पढ़ना है तो एडवांस टैक्स के चैप्टर में देख सकते हो, ये सिर्फ 234A की डिस्कशन है। और आपको देता है रिफंड पे इनकम टैक्स, जब रिटर्न भरी रिफंड बनता है, उस महीने के बाद क्लोजिंग के बाद आपने रिटर्न भरी 20 सितंबर को, 30 सितंबर के बाद जितनी लेट आपको रिफंड आएगा आपका, उस पे डिपार्टमेंट 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट आपको पे करेगा। नेक्स्ट, इसमें टॉपिक था लास्ट क्लास में किया पैन 139A सेक्शन 139A रूल 114। पैन नंबर किसको अप्लाई करना कंपलसरी है, कंपनी फर्म को तो हमेशा ही है, बिकॉज दे आर लायबल टू फाइल रिटर्न। लेकिन इंडिविजुअल एचएफ को अगर टैक्सेबल एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा अगर इनकम है तो देन यू आर लायबल टू फाइल रिटर्न, और रिटर्न बिना पैन के जाएगी नहीं। ओके, 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख से इनकम ज्यादा है, जिनकी दुकान की सेल फीस 5 लाख से ज्यादा है, उनको भी रिटर्न भरनी है। चैरिटेबल ट्रस्ट वाले जो 7 फॉर्म पे रिटर्न भरते हैं, उनको भी क्या है, पैन नंबर उनके पास होना जरूरी है। असेसिंग ऑफिसर की डिस्क्रिप्शन है, किसी को भी पैन दे सकता है, जब एक्शन लेना हो तो पैन अलॉट कर सकता है। CBDT ने पावर दी है कि भाई पैन जिसको भी सही लगे तो उसको कह सकते हैं, कुछ खास क्लास के लोगों को पैन देने के लिए लेने के लिए कह सकते हैं। ओके, तो ये बता रहा है जिसने TDS काटना है उसके पास पैन भी हो, और डिडक्टर के पास पैन भी हो, टैन भी हो, और जिसका TDS कटना है डिडक्टी पेई, उसके पास पैन हो। पैन नहीं होगा तो क्लास में डिस्कस किया, वो डिडक्टर TDS काट के जमा कहां करवाएगा। पहली बात, TDS भी 20% का रूल है, ज्यादा काटेगा, और जमा कहां करवाएगा, कल को उसकी एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलेगी। इसलिए पैन नंबर 2 पैन जरूरी है, TCS लगना है, TDS लगना है तो। ऑब्लिगेशन टू पे टैक्स, कोई GST पे करना है, GST नंबर लेना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, पैन। GST नंबर तो है भी किसके बेस पे, पैन के बेस पे। 2 स्टेट कोड है, फिर पैन नंबर है, 3 और है, 15 अल्फा न्यूमेरिक का होता है। ऑफिसर किसी को भी दे सकता है, ये रूल है CBDT का कि भाई इन लोगों को क्या पैन अलॉट कर सकते हैं, रिलैक्स भी कर सकता है। ओके, कोई और भी मर्जी से पैन लेना चाहे ले सकता है। इनकम टैक्स का कोई भी चलान फॉर्म है, टैक्स जमा करवाना है, 280 के 80 नंबर फॉर्म होता है, ठीक है, टैक्स जमा करवाना है, चलान जमा करवाना है, कोई लेटर इनकम टैक्स को देना है, कोई कंप्लेंट फाइल करनी है, तो यू हैव टू कोट योर पैन नंबर। TDS TCS की रिटर्नें भरनी है तो भी पैन
15GH फॉर्म कि मेरा TDS ना काटो, मेरी इनकम कम है लिमिट से, कल को रिफंड लेना पड़ेगा मुझे, प्लीज नॉट डिडक्ट TDS, तो वो भी 15G 15H फॉर्म भरना है, तो वो भी पैन नंबर के बिना नहीं भरा जा सकता। कोई आदमी आपका TDS काटेगा तो सबूत पे तौर पे कौन सा फॉर्म देगा? 16A, सैलरी में 16 मिलता है, तो वो उस पर भी पैन नंबर आपका कोट होगा। तो ये पैन नंबर लिखा जाना जरूरी है। पैन नंबर लेते वक्त जो एड्रेस दिया है चेंज हो तो वो इन्फॉर्मेशन अपडेट करो, बिजनेस चेंज हो तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप अपडेट करो। ओके, 1 पैन 1 पर्सन, एक आदमी के पास एक ही पैन होना चाहिए। ओके, तो ये है 10 अल्फा न्यूमेरिक का होता है। कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है 139A 5C बता रहा है, 139A सबसेक्शन 5 क्लॉज C और रूल 114B, कुछ लगभग 18 ट्रांजैक्शन है। कहता अगर इनमें से किसी एक ट्रांजैक्शन में कवर हो गए तो आपको पैन लेना पड़ जाएगा। वो ट्रांजैक्शन क्या थी? 10 लाख से ज्यादा की स्टैंप ड्यूटी वाली इमोल प्रॉपर्टी की खरीद बेच, 4 व्हीलर मोटर व्हीकल की खरीद बेच, 50,000 से ज्यादा एक दिन में बैंक में डालना है, या FD सेविंग अकाउंट को छोड़ के कोई भी बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो पैन चाहिए, डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो पैन चाहिए, और शेयर खरीदने हैं, शेयर्स को छोड़ के और कोई सिक्योरिटीज जो SCR एक्ट में कवर्ड है लाख से ऊपर की तो पैन चाहिए, डिवेंचर खरीदने किसी कंपनी के 50 से ज़्यादा तो पैन, म्यूचुअल फंड के यूनिट तो पैन, 50,000 से ऊपर RBI के बॉन्ड खरीदने तो पैन नंबर चाहिए, और किसी होटल का 50,000 से ज़्यादा बिल चुकाना है एक ओकेजन का तो पैन चाहिए, फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन करेंसी लेनी है आपने 50 से ज़्यादा तो भी आपको पैन नंबर लेना होगा। ओके, तो वो सारी ट्रांजैक्शन है जिसमें पैन लिखना है। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्री पेमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक तरह से क्या होते हैं? प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। जैसे आप वो इंस्ट्रूमेंट ले लो, पेमेंट दे दो, अब उस इंस्ट्रूमेंट से जिसको देना है सप्लायर को पेमेंट दे सकते हो। बिल्कुल वैसे पेटीएम चार्ज करवाया, उसमें पैसे डाले, अब उस पेटीएम से तरह तरह की आप पेमेंट दे सकते हो। कोई मेला लगाया, एग्जीबिशन लगाया, ट्रेड फेयर लगाया, एंट्री गेट पे कूपन देते हैं जी, हर जगह कूपन चलेंगे और कैश नहीं चलेगा, तो कूपन मिल गए, आपने मान लो 800 रुपए के कूपन ले लिए, बस उस 800 से अंदर जो मर्जी 800 तक का खरीद सकते हो। तो ये प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है RBI के रूल के अकॉर्डिंग। तो ये भी अगर आप लेते हो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट तो भी पैन की आपको रिक्वायरमेंट है। अगर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट अगर आप लेते हो पेमेंट के लिए, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो हैं, तो पैन नंबर लेना पड़ेगा, बता रहा है। फॉरेन करेंसी 50 से ज्यादा खरीदनी है तो पैन। अगर आप ऊपर वाली ट्रांजैक्शन से बच गए, वैसे तो ATM क्रेडिट कार्ड लेना है, डेबिट कार्ड, तो भी पैन चाहिए, और किसी बैंक ड्राफ्ट बनवाना है 50 से ऊपर तो पैन चाहिए, FD करवानी है 50 से ऊपर तो पैन, 50 से ऊपर नहीं करवा रहे, छोटी छोटी कई FD, एग्रीगेट 5 लाख से ऊपर हो गया तो भी पैन नंबर चाहिए। ये सब आपने पढ़ा। अनलिस्टेड शेयर लाख से ऊपर के तो पैन नंबर चाहिए खरीदने हैं, तो ये सब पढ़ा। इनसे बच गए तो कोई भी सेल और परचेज ऑफ गुड्स, एक बार इकट्ठी 2 लाख से ऊपर का माल बेचा एक ट्रांजैक्शन, या 2 लाख से ऊपर का खरीदा, तो आपको क्या चाहिए? पैन नंबर। तो ये ट्रांजैक्शन है। TDS TCS की रिटर्नों पे भी पैन लिखना है। लास्ट 139A, ये तो 139A 5 सबसेक्शन 5 और क्लोज C था 114B, और 139A रूल 114 वो क्या बताता था? वो कहता था ऑफिसर चाहे दे सकता है, पर उसमें E और F पॉइंट थे कि अगर आप रेजिडेंट अदर देन इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, कंपनी और फर्म को तो हमेशा लेना है, रिटर्न भरनी है, इंडिविजुअल छोड़ दो, बचे कौन? फर्म, HUF, AOP वगैरह। ये अगर 2.5 लाख से ऊपर की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं साल में तो पैन चाहिए। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मीनिंग इनकम टैक्स एक्ट में नहीं, इसका जनरली मीन कॉमन पैरेलल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। सेल, परचेज, ये सब कुछ क्या है? 2.5 लाख से ऊपर की लेन देन हो गई, जो कि हो ही जाएगी मान के चलो, तो आपको क्या है? पैन अप्लाई करना होगा इस केस में। इंडिविजुअल छोड़ दो, कंपनी फर्म आपको पता ही है, उनको तो वैसे ही लेना है। इस तरह के लोग, उनके सारे डायरेक्टर, उनके कर्ता, उनके पार्टनर, उनके ट्रस्टी, उनके पास भी पैन होना चाहिए जिनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 2.5 लाख से ऊपर है, इसलिए उनको पैन लेना है। तो इनके जो मैनेजमेंट वाले बंदे हैं, की मैनेजरियल पर्सन, उनको भी पैन अप्लाई करना होगा। ओके, तो इसके अलावा कोई सबसे बच गया तो पैन तब भी लेना चाहे तो वॉलंटरली ले सकता है, सरकार किसी को देना चाहे तो धक्के से दे सकती है। ओके, ये सब आपने पढ़ा। डॉक्यूमेंट्स पे पैन, आधार लिखा जाता है, पैन से आधार लिंक कर लो, फिर तो आधार पैन में से कोई भी एक यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आजकल कोई पैन अप्लाई करना है ना, आज की डेट में बिना आधार के अप्लाई नहीं होता।
वो पैन अप्लाई करोगे तो वो साथ में क्या मांगेंगे आपसे, आधार नंबर। पुराने टाइम में जो पैन इश्यू हैं उनमें आधार थे नहीं तब, तो उनको सरकार कह रही है लिंक करो। आजकल तो पैन वैसे ही आधार जाता ही है पैन के नए फॉर्म के साथ। ओके, टीडीएस डिडक्ट करना है पैन भरो। वैसे आजकल कोई भी पैन अप्लाई करना है तो एनएसडीएल की साइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन जो दे दो, फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाएगा, ई पैन नंबर आ जाएगा सेम डे में। इस तरह फिजिकल फॉर्म में वो कार्ड वार्ड लेट आएगा, लेकिन फ्री में आ जाएगा ई पैन आपको, क्या, एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाके। ओके, वैसे यूटीआई और एनएसडीएल के और फ्रेंचाइज हैं, वहां भी अप्लाई कर सकते हो, थोड़ी बहुत फीस लगती है। चलो, माइनर का पैन कोड करना है, कर सकते हो वैसे रिटर्नों पे साइन गार्डियन, लेकिन माइनर की जैसे कोई इंटरेस्ट वगैरह इस तरह की इनकम है तो उस केस में फादर और उनमें ही क्लब होती है, पैन नंबर भी क्या है उन्हीं का जाना चाहिए, गार्डियन का जाना चाहिए उस केस में। चलो, अगर माइनर मेहनत से कमा रहा है तो माइनर रिटर्न भरेगा, लेकिन साइन रिटर्न पे गार्डियन कर देगा, तो माइनर का पैन लिखा जा सकता है। माइनर मतलब 15, 16, 18 साल, 17 साल का है तो पैन अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट, एग्जम्प्टेड पर्सन, किनको पैन की जरूरत नहीं, नॉन रेजिडेंट को जरूरत नहीं है नॉर्मली, लेकिन कुछ एक ट्रांजेक्शन है, व्हीकल खरीदना है, बैंक में 50 से ज्यादा की एफडी करवानी है, डीमैट अकाउंट खुलवाना है, इंश्योरेंस 50 से ज्यादा देना है, शेयर डिबेंचर 50 से ज्यादा के खरीदने हैं, इमोल प्रॉपर्टी, इनमें पैन चाहिए। इनको छोड़ के 5-7 चीजों को पैन की जरूरत नहीं है। नॉन रेजिडेंट पासपोर्ट की कॉपी दे दिया करे पैन की जगह। और जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं जिनकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, एग्जम्प्टी इनकम है, उनको पैन की जरूरत नहीं। ऐसे लोगों को अक्सर एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि पैन का रूल हमारे पे एप्लीकेबल नहीं, फॉर्म 60 भरना पड़ता है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म है। और सरकारी डिपार्टमेंट्स को भी पैन नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कोटिंग ऑफ पैन इन सर्टेन डॉक्यूमेंट। अब ये टीडीएस काट रहा है कोई आपका डिडक्टर पेयर, तो वो पैन लेगा, उसका अपना भी होगा और पेई का भी होगा, और पेई को भी पैन देना है तो ही उसके अकाउंट में जमा होगा, नहीं देगा तो उसका टीडीएस भी ज्यादा कटेगा, 20% कट जाएगा, 10 की नहीं सीधा 20, और फिर क्या उसका कोई कल को एडजस्टमेंट क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। ओके, तो ये बता रहा है कि भाई कोई बैंक ने आपका टैक्स टीडीएस काट के सरकार को देना है तो भी आपका पैन नंबर चाहिए। तो सारे इस तरह के डॉक्यूमेंट्स में टीडीएस की रिटर्न है, आप टीडीएस काट रहे हो, टीसीएस काट रहे हो, हर 3 महीने बाद आपको फॉर्म नंबर 24Q सैलरी वाले में चलता है, एम्प्लॉयर काटता है एम्प्लॉय का टीडीएस, या 26Q अदर में, 27Q नॉन रेजिडेंट का टीडीएस काटना है तब चलता है, ये अपर टीडीएस में पढ़ते हैं तो पैन नंबर कोड किया जाएगा। तो सीबीडीटी की पार क्या है ये हम पढ़ चुके हैं बार बार। पैन के रिगार्डिंग सीबीडीटी चाहे तो कुछ क्लास के लोगों को रिलैक्स कर सकता है, वो आधार लिंकिंग से भी रिलैक्स कर सकता है, वो बना सकता है रूल, पैन का फॉर्म कौन सा और कौन सी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो रूल बना सकता है। उसकी सारे मैनर फिक्स करने की पावर किसकी है, ये सीबीडीटी की है। कौन से फॉर्म डॉक्यूमेंट लगने चाहिए, आईडी किसको वैलिड माना जाए, पैन एप्लीकेशन के रिगार्डिंग किन लोगों के ऊपर ये रूल लगेंगे पैन से रिलेटेड, वो रूल बना सकता है सीबीडीटी। ओके, नेक्स्ट, इंटीमेशन ऑफ पैन एंड ड्यूटी ऑफ पर्सन टू हुम द पैन इज इंटीमेटेड, वही पेयर 139A5A 139(5)B पेई जिसका टीडीएस कट रहा है उसको पैन देना है, जो काट रहा है उसे अपना पैन और टैन के अलावा पेई का भी पैन नंबर लेके कोट करना है। वो फॉर्म नहीं देगा 16 सबूत कि मैंने तेरा टीडीएस काट के जमा करवा दिया, उस पे भी पेई का पैन लिखा होगा। ओके, तो ऑब्लिगेशन फॉर पैन इन रिस्पेक्ट ऑफ टीसीएस, हाँ वाइन वाले एग्जांपल लिए थे लास्ट क्लास में, जो वाइन बेच रहा है वो बाढ़ से टीसीएस कलेक्ट करता है 1%, तो वो भी क्या है पैन नंबर मांगेगा। टिम्बर के केस में भी पैन मांगेगा। ठीक, तो ड्यूटी ऑफ पर्सन जो इस तरह की ट्रांजैक्शन है, जैसे होटल वाला बिल ले रहा है आपसे 80,000, वो भी पैन मांगेगा। आप ना दो आपकी प्रॉब्लम, वो मांगेगा। नहीं दिया उसने, जिन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी तो उन पे 10,000 की पेनल्टी लग सकती है। मोटर व्हीकल खरीद रहे हो, एजेंसी वाले पैन मांगेंगे, नहीं दिया आपकी प्रॉब्लम है, कल को आप पे 10,000 फाइन लग सकता है। ठीक, ऑथेंटिकेशन पैन आधार से वेरीफाई किया जाता है कि हाँ मैचिंग है, तो वो बायोमेट्रिक वो लगा के मशीन के थ्रू या फिर फ़ोन पे OTP आता है उसके थ्रू ऑथेंटिकेट किया जा सकता है कि सही है। ओके, वो सारी चीज़ें हैं। नेम एड्रेस चेंज हो तो बताना होगा। पेनल्टी की बात बता दी मैंने, 10,000 लग सकती है। और असेसिंग ऑफिसर किसी को भी पैन दे सकता है। यस, आधार नंबर 139A तो पैन का था, 139AA कर दो, ये आधार का है। आधार आपका UDI पहचान है आपकी। नए पैन नंबर फॉर्म जो अप्लाई हो रहे हैं तो बिना आधार के नहीं जा रहे,
तो आधार पुराने में दिक्कत है, जो पुराने पैन इशू हैं उनमें आधार था ही नहीं तब, उसको सरकार कह रही है कि लिंक करवाओ। और वैसे रिटर्नें 2017 के बाद जितनी भी जा रही हैं उसमें आधार नंबर भरा जाता है, लिखना पड़ेगा आधार नंबर क्या है रिटर्न के साथ। ओके, अगर आपका आधार अप्लाइड है अभी या नहीं आया तो उसका एनरोलमेंट आईडी होता है ना, वो कोट कर दो वहाँ पे। ओके, तो कहता है आपने अथॉरिटी को जब भी रिक्वायर्ड हो तो आधार नंबर बाय लॉ जब भी मैंडेटरी है तो आपको देना होगा। तो लगभग मैंडेटरी है, वो लिंकिंग थोड़ी लेट कर दी है अलग बात है। अगर एक बार लिंक हो गया आधार पैन से, फिर आधार दे दो चाहे पैन दे दो, क्योंकि एक चीज डालते ही दूसरे की डिटेल भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। ओके, देना चाहिए आधार। आधार ना देने पे सरकार आपका पैन क्या कर सकती है, इनऑपरेटिव, बेकार हो जाएगा। पर अभी तो क्योंकि लिंकिंग लेट हो रही है तो चल रहा है 31 मार्च 21 तक। लेकिन कह रहे हैं इंडिविजुअल जो असम, जम्मू कश्मीर, मेघालय वाले हैं उनको कह दिया छोड़ो, आपको कोई आधार नंबर देना नहीं, उनको आधार लेने की भी जरूरत नहीं है, नॉन रेजिडेंट को जरूरत नहीं है, 80 साल के बुजुर्ग को देके करोगे भी क्या आधार, पता नहीं कितने दिन है कितने नहीं, नॉन सिटीजन को भी आधार नंबर की जरूरत नहीं है। तो जब जरूरत नहीं, उन लोगों को पैन के साथ देने की भी जरूरत नहीं है डिपार्टमेंट को। इंटरचेंजेबिलिटी बता दिया कि जब लिंक हो गया तो आप आधार की जगह पैन, पैन की जगह आधार, क्योंकि दोनों लिंक है, आपकी आइडेंटिटी पता करनी है, सारा पता लग जाएगा उससे, कोई दिक्कत नहीं UDIN से। नेक्स्ट, यहां तक अपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, जो उसको अब आप कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे यहां तक अपन ने डिस्कशन कर ली थी। ओके, now we have to discuss about TRP, टैक्स रिटर्न प्रिपेरर। 139B सेक्शन है इसका, टैक्स रिटर्न प्रिपेरर। क्या है कि कुछ टाइम पहले सरकार को फील हुआ कि लोग रिटर्नें क्यों नहीं फाइल कर रहे, क्यों नहीं टैक्स पे कर रहे, छोटे छोटे जो असेसी हैं वो भी अनेबल हैं, फाइल नहीं कर पा रहे। तो सरकार को लगा शायद प्रोफेशनल्स की कमी है, उतने प्रोफेशनल अवेलेबल नहीं है मार्केट में, पब्लिक जो की रीच में हो, पहुंच पाए, तो सीए, एडवोकेट। तो सरकार ने क्या किया, एक टेस्ट लेना शुरू किया। जो ग्रेजुएट लोग हैं ना, ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी फील्ड में, MBA वगैरह कर रखी है, या CA इंटर, CS इंटर कर रखी है, एटसेट्रा, इस तरह के लोगों को सरकार ने कह दिया एक पैन इंडिया लेवल पे, होल इंडिया लेवल पे टेस्ट कंडक्ट करती है सरकार। पेपर 2 जो ग्रेजुएट लोग हैं, CA इंटर है, वो लोग दे सकते हैं। ये टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको क्या है, सरकार एक सर्टिफिकेट ट्रेनिंग देगी, पहले तो कुछ दिन की, उसमें ये फॉर्म वॉर्म समझा देगी, हेड ऑफ इनकम और इस तरह से कैसे हाउ टू फाइल रिटर्न, वो सब ट्रेनिंग लगा देगी। जैसे दिल्ली में रहते हो तो गुरुग्राम में या चंडीगढ़, पटियाला, उस साइड में ट्रेनिंग लगाती है सरकार। तो उन लोगों को ट्रेनिंग देगी 15-20 दिन की। उसके बाद वो क्या है, वो अपने नाम के साथ डेजिग्नेशन लगा पाएंगे, TRP, नाम लिखा, एंड में TRP, टैक्स रिटर्न प्रिपेरर। आप इनकम टैक्स से ऑथराइज बंदे होंगे, आपको एक ID नंबर दिया जाएगा। कल को आप लोगों की रिटर्नें भरते हो इनकम टैक्स की, तो जो टैक्स भरवाओगे सरकार उस पे आपको क्या देगी, कमीशन। जिसकी भी आप रिटर्न भरोगे उसके साथ अपना TRP क्या है, एक ID लगा देगा, ताकि सरकार को पता लग जाए इस TRP के थ्रू ये टैक्स आया, ये रिटर्न आई है, तो सरकार आपको उस टैक्स में से थोड़ा कमीशन देगी। सरकार ने ये क्यों चलाया, इसलिए कि CAs एडवोकेट के पास हर कोई नहीं जा पाता, या फीस ज्यादा है या नंबर में कम है। तो चलो ये छोटे छोटे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, और ये कम पैसे में क्या है, फ्री में भरो, सरकार कहती है हमसे कमीशन लो, लोगों की फ्री भरो, तो लोग भी अप्रोच कर लेंगे इनके पास, असेसी बढ़ जाएंगे, ज्यादा रिटर्नें आएंगी, और दूसरा ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। लेकिन ये टेस्ट का जो पर्पस था वो सोल्व नहीं हुआ। क्या हुआ, लोगों ने ये टेस्ट दिए, मेरे पास बड़े फोन आए, कहते जी ये टेस्ट क्लियर हो गया। शुरू में तो क्या था, सरकार ने कहा जितनी रिटर्नें भरोगे सब पे कमीशन। अब हुआ क्या, उससे टैक्स तो आया नहीं, रिटर्नें बढ़ गई। इन्होंने अपने कमीशन के लिए क्या किया, TRPs ने, इन्होंने इधर उधर से दूध डलवाने जाता है, किसी से कहता है रिटर्न भरी है, कहना कह भरी यार कभी काम आ जाएगी, सबकी उठा के रिटर्नें भर दी, और TRP नंबर लिख के कमीशन मिलेगा। सरकार ने देखा भी ये तो क्या हो रहा है, ये तो कोई टैक्स नहीं आ रहा, बल्कि क्या हो रहा है, कमीशन के चक्कर में ऐसे ही भरे जा रहे हैं रिटर्नें। तो सरकार ने कहा ना, ऐसे कोई भी रिटर्नें नहीं, टैक्स टुक्स दिलवाओ, अच्छी रिटर्नें दिलवाओ तो कमीशन देंगे। ये चीज
अब कोई सीए एडवोकेट है या बैंक का कोई मैनेजर इस तरह का बंदा है, वो तो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा है रिटर्न। अब वो सोचे मैं टीआरपी टेस्ट मैं पास कर लूं, जो रिटर्न मेरे पास वैसे आती है उस पर अपना टीआरपी लॉगिन आईडी दे दूं, ताकि क्या है टीआरपी का एनरोलमेंट नंबर जो आईडी आपका वो दे दूं तो मुझे कमीशन आ जाए ना। उन पे रोक है, आप टीआरपी टेस्ट नहीं दे सकते। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडवोकेट और मैनेजर ऑफ द बैंक, ऐसे लोग हैं तो आपके लिए टेस्ट नहीं है, आप एलिजिबल नहीं हो, फ्रॉड है अगर आपने ये टेस्ट दिया। ये तो ग्रेजुएट, सी इंटर स्टूडेंट, CS इंटर ऐसे लोगों के लिए बना है, टेस्ट पास करके ये कर सकते हैं। पर सरकार ने कहा कि ये जो टीआरपी हम इनको ट्रेनिंग देंगे। पर एक बात है, अब मान लो एक आदमी ने BSc कर रखी है, आप उसे 10 दिन की ट्रेनिंग में इनकम टैक्स समझा दोगे? अकाउंटेंसी नहीं समझ आनी उसे, क्योंकि किसी की रिटर्न भरने के लिए अकाउंटेंसी की भी तो नॉलेज हो, ट्रेडिंग, P&L और ये सब, फिर इनकम टैक्स के रूल आए। सरकार 10 दिन 15 दिन की ट्रेनिंग देके सिखा देगी उनको, मरवा देंगे लोगों को, कितना गलत मरवा देंगे। तो मान के चलो ये तो उन लोगों के लिए बढ़िया जिनको नॉलेज है। मेरे पास बड़े लोगों के फोन आए, कहते जी टेस्ट क्लियर हो गया, हमने दिया था, बड़े खुश। मैंने कहा भैया रख ले संभाल के, कुछ नहीं होना इससे। क्यों? क्योंकि जब नॉलेज ही नहीं है तो आप ये सर्टिफिकेट का करोगे क्या? काम तो आना चाहिए, क्लाइंट तो आपके पास तो ही आएगा। बात यह है कि इनको टैक्स भरवाने पे ज़्यादातर कमीशन है, और टैक्स भरने वाले क्लाइंट इनके पास आते नहीं। जिस बंदे का मान लो 50,000 टैक्स है, क्या वो रिटर्न की फीस देने के बारे में सोचेगा कि टीआरपी से भरवा लूँ फ्री में या कम में? वो सोचेगा यार इतना टैक्स है, गड़बड़ ना हो जाए, कहीं किसी CA से ही भरवा लूँ। और जो छोटा आदमी जिसकी इनकम कम है, वो सोचेगा यार ये CA फीस बहुत लेते हैं, तो क्यों ना मैं ये किससे भरवा लूँ? टीआरपी से। टीआरपी उसकी बढ़ के खुश नहीं, क्योंकि उसे कुछ खास मिलता नहीं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन लोगों ने टेस्ट भी क्लियर किया तो भी कुछ नहीं बना, इन लोगों का फ्री के फ्री रह गए। जिसको नॉलेज थी, ऑलरेडी ग्रेजुएशन करके वो अकाउंट ऑफिस खोले बैठा था, उन लोगों ने टीआरपी किया, उनको फायदा हुआ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी नॉलेजेबल पर्सन थे, वो कैरी कर सकते थे। ओके, अदरवाइज कुछ नहीं। और इसके कोड ऑफ कंडक्ट सारे सेंट्रल गवर्नमेंट और CBDT बनाता है। इनको ऑडिट केस की रिटर्नें, ऑडिट केसेस सच एज कंपनीज की, या जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, इंडिविजुअल HUF जिनकी टर्नओवर क्या है, सेल 1 करोड़ से ऊपर है, प्रेजम्पटिव का ऑप्शन ऑप्ट नहीं करते, तो ऑडिट केस है, तो उस केस में भी ये रिटर्न नहीं भर सकता, क्योंकि ये इसके बस का नहीं है। सरकार कहती है ऑडिट वालों की रिटर्न ये कहाँ से भर लेगा, इतनी नॉलेज नहीं है, तो ना भाई ये तेरा एरिया नहीं है। तो सरकार इसका कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगी, भैया लोगों को ऐड कर के बुलाना नहीं है, क्लाइंट तोड़ दे और लोगों के लड़ाइयाँ हो जाए। दूसरा, इसने अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, इसका CBDT और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उसके अगेंस्ट कोई गलत काम कर रहा है तो इसका सर्टिफिकेट विड्रॉ भी हो सकता है। इसके रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशन बनाने की ड्यूटी सरकार की है। तो CBDT बोर्ड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वही रूल बनाता है, कोड ऑफ कंडक्ट, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो फिक्स करता है, तो टेस्ट कंडक्ट करवाता है, प्लस इन लोगों को बताता है कि ऑडिट की रिटर्नों को हाथ नहीं लगाना, ऑडिट केस की तुम, और अगर तुमने कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट काम किया तो तुम्हारा क्या है, विड्रॉ कर लेंगे हम ये जो सर्टिफिकेट ऑफ टीआरपी है। तो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर ये जीएसटी की भी भर सकते हैं, इनकम टैक्स की भी रिटर्नें भर सकते हैं, 139B कहता है। ऑडिट केस की रिटर्नें ये लोग नहीं भर सकते, अपने साइन कोड भर देते हैं ताकि सरकार को पता लग जाए टीआरपी के थ्रू रिटर्न आई है। ठीक, तो कोई भी इंडिविजुअल जो है वो क्या ये ले सकता है, पर वो सीए, एडवोकेट या कोई बैंक का ऑफिसर वगैरह ना हो, वो तो ऑलरेडी वेल सेटल लोग हैं, वो नहीं, उनके लिए नहीं है। अनएम्प्लॉयड लोग, ग्रेजुएट और इस तरह के लोगों के लिए है। सीबीडीटी यानी बोर्ड डिसाइड कर सकता है कि क्या क्वालिफिकेशन हो जो टेस्ट देंगे, क्या कोड ऑफ कंडक्ट हो, अगेंस्ट एक्शन लेना है, वो सर्टिफिकेट विड्रॉ करना है, तब कौन सी इनकी ड्यूटी है वो सब। तो ज़्यादातर सीए इंटर, सीएस इंटर, सीडब्ल्यू इंटर या ग्रेजुएशन के लोग, वो लोग जो हैं ये कोर्स इनकी एलिजिबिलिटी में आते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 139B था टैक्स रिटर्न प्रिपेयर का। नेक्स्ट 139C और 139D अभी पढ़ के आए थे। 139CD क्या कहते हैं, सीबीडीटी को पावर है कि रिटर्न के साथ कौन से डॉक्यूमेंट जाने और कौन से नहीं। सीबीडीटी रिलैक्स कर सकता है कि ये सबूत साथ में अटैच करने की जरूरत नहीं, यू मस्ट फाइल योर रिटर्न विदाउट एनी अदर एविडेंस रिगार्डिंग certain deductions or rebate, but you have to
प्रोड्यूस सर्टेन डॉक्यूमेंट टू द असेसिंग ऑफिसर व्हेन एवर ही रिक्वायर्ड सो, जब वो मांगेगा आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, आप इनकार नहीं कर सकते। तो सीबीडीटी 139C और 139D में कहता है कि सीबीडीटी रूल बना सकता है कि किन कैटेगरी के लोगों को ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने, ऐसे रूल बना सकता है, किसको सबमिट करने हैं ऑडिट रिपोर्ट, और ये रूल बना सकता है। मांगने पे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, ये श्योर है ऑफिसर के। सीबीडीटी ऐसे रूल क्लास बना सकता है कि इन लोगों को ई फॉर्म में रिटर्न भरनी है, ये रूल बना सकता है इस कैटेगरी के लोगों को, ठीक, कौन से डॉक्यूमेंट जाएंगे, ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी जाएगी और मांगने पे दिखाने हैं ऑफिसर को। ऑफिसर कहता है ले आ टीसी का एविडेंस, ऑफिसर कहता है ले आ हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट, ऑफिसर कहता है इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट भी ले आ, अकाउंट देख सकता है तो वो इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंट है वो भी मांग सकता है, ऑफिसर दिखाना पड़ेगा। तो ये कह रहा था जब रिक्वायर्ड हो तो मांगी जा सकती है डिटेल। नेक्स्ट सेक्शन है इसमें सेक्शन 140, साइनिंग या वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न, वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। आप इनकम की रिटर्न भर रहे हैं या अपनी आईटीआर कह दो, आईटीआर कह दो या आरओआई कह दो, जो रिटर्न भर रहे हो तो उस पर साइन कौन करेगा? सिंपल सी बात है, अगर एक इंडिविजुअल का है, पहला केस देखो नोट्स में, डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स हैं प्लीज उसे डाउनलोड कर लें, देन आफ्टर आप फॉलो करें। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के केस में हु इज लायबल टू फाइल रिटर्न, हु इज लायबल टू साइन रिटर्न, तो नेचुरल है वो इंडिविजुअल खुद करेगा। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल फॉरेन में गया, कोई काम था फॉरेन जाना पड़ गया, तो भैया पावर ऑफ अटॉर्नी दे के जाना, जिसको तू पीओए यानी पावर ऑफ अटॉर्नी दे के जाएगा वो रिटर्न फाइल कर देगा, वो साइन कर देगा तेरी रिटर्न पे, फॉरेन से साइन वैलिड नहीं, जिसे तू पावर ऑफ अटॉर्नी दे के जाएगा वो साइन कर देगा। तो कह रहा है खुद करेगा साइन, या मेंटली डिस्टर्ब हो गया तो उसका जो भी गार्डियन है वो साइन कर देगा। अगर वो फॉरेन में इंडिया में एब्सेंट है तो जिसे पीओए दे के जाएगा वो उसकी जगह साइन कर देगा, फॉरेन से साइन नहीं करने, इंडिया में कोई जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दोगे वो, और जो साइन करेगा वो पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी साथ में फॉरवर्ड कर देगा। पर आजकल तो क्या है वो अटैच होके जाती नहीं इलेक्ट्रॉनिक में, मैनुअल में जाती थी, मांगने पे कल को प्रोड्यूस करनी पड़ेगी पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी। तो यानी इंडिविजुअल खुद करेगा, मेंटली डिस्टर्ब है, इनकेपेबल है, तो उसकी जगह पे कोई और साइन कर सकता है ऐसे इनकेपेबल पर्सन के जो ऑथराइज हो उसकी तरफ से, जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी मिली हो, फॉरेन में तब भी एब्सेंट है इंडिया से तो भी पावर ऑफ अटॉर्नी जिसे देके गया है वो साइन करेगा, कोई और साइन नहीं कर सकता। एचएफ में साइन कौन करता है? कर्ता यानी मैनेजर ऑफ द फैमिली। कर्ता फॉरेन में इंडिया में नहीं है या इनकेपेबल हो गया है तो कोई भी अडल्ट मेंबर कर देगा, मेजर माइनर नहीं। एचएफ का कर्ता फॉरेन में चला गया, वहां लॉकडाउन में फंस गया, पीछे रिटर्न भरनी है तो साइन कैसे होंगे? कर्ता के साइन नहीं होंगे तो कौन करेगा? पॉसिबल नहीं है, वो फॉरेन में कोई भी अडल्ट मेंबर, माइनर नहीं, या कर्ता डिस्टर्ब्ड है तो कोई भी अडल्ट मेंबर फैमिली का मेजर मेंबर साइन कर देगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी के केस में कौन साइन करेगा? कंपनी का एमडी, एमडी नहीं है तो कोई और डायरेक्टर कर देगा। अगर कंपनी में कोई एमडी ही नहीं है तो कंपनी के केस में साइन कौन कर देगा? कोई और डायरेक्टर। ये कह रहा है या जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी जाए, जैसे एक फॉरेन की कंपनी है, नॉन रेजिडेंट कंपनी, उसका थोड़ा बहुत बिजनेस इंडिया में भी है तो इंडिया में उसे एक रिप्रेजेंटेटिव एसएससी बनाना है ना जो उनकी तरफ से टैक्स दे, तो वो ऑथराइज करो, उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दो फॉरेन कंपनी के केस में, जो इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी है वो साइन करेगा। अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है, किसके पास है? लिक्विडेटर के हवाले है, सब कुछ बंद किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, भैया जो रिटर्न भरनी है इनकम टैक्स की वो भर दो, साइन कौन कर देगा? लिक्विडेटर। या कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होगी तो जो ऑफिशियल वो बैंकरप्सी प्रोफेशनल होता है जो सारा सेटलमेंट करवाता है वो साइन कर देगा। तो नॉर्मली कंपनी वाइंड अप हो रही है तो लिक्विडेटर कर देगा, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी में तो जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी है वो, एक रूटीन डोमेस्टिक कंपनी में एमडी, एमडी नहीं है तो कोई और डायरेक्टर साइन कर देगा। ओके, कोई कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले ली, किसी वजह से मिस मैनेजमेंट है या कोई गलत काम करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथराइज आदमी साइन कर देगा रिटर्न पे। ओके, नेक्स्ट, इन केस ऑफ पार्टनरशिप 32 एक्ट, पार्टनरशिप 32 वाली है तो कोई भी वर्किंग पार्टनर अगर नहीं अवेलेबल तो कोई और पार्टनर करेगा, पार्टनर माइनर नहीं होना चाहिए।
एक 32 वाली पार्टनरशिप में मैनेजिंग पार्टनर को या वर्किंग पार्टनर वो साइन करेगा। मान लो राम और श्याम दो पार्टनर हैं, राम श्याम और कृष्ण तीन, तो इसमें राम और श्याम क्या है वर्किंग, वो फॉरेन में है, तो कृष्ण कर देगा साइन, कोई बात नहीं है। माइनर हो पार्टनर नहीं कर सकता, मेजर कोई भी पार्टनर साइन कर देगा। ओके, इन केस ऑफ एलएलपी, एलएलपी में तो स्पेशल रूल है, एलएलपी एक्ट भी पढ़ा होगा फाउंडेशन में, डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया जाता है, डीपीआईएन नंबर लिया जाता है, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है उसके साइन होते हैं। अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं साइन कर सकता, अनेबल है, फॉरेन में है या फिर किसी वजह से आईसीयू में है, कुछ ऐसे पीछे रिटर्न भरनी है, तो साइन डेजिग्नेटेड नहीं है, तो कौन कर देगा, कोई और पार्टनर। वैसे तो कोई भी पार्टनर नहीं कर सकता, एलएलपी में स्पेशल पार्टनर होता है डेजिग्नेटेड, वो अगर वो अनेबल है साइन नहीं कर सकता तो कोई और पार्टनर कर देगा। लेकिन 32 वाली पार्टनरशिप में डेजिग्नेटेड पार्टनर ऐसे नहीं होता, कोई वर्किंग यानी मैनेजिंग पार्टनर साइन करेगा, वो अवेलेबल नहीं है, फॉरेन गए हुए हैं। एबीसी में ए वर्किंग था, दो स्लीपिंग थे, ए फॉरेन गया हुआ है, तो बी या सी में से कोई साइन कर देगा, मेजर होने चाहिए, माइनर ना हो। कंपनी में एमडी, कंपनी के एमडी अवेलेबल नहीं तो कोई और डायरेक्टर, कंपनी फॉरेन की है, नॉन रेजिडेंट है तो रिप्रेजेंटेटिव जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी है, कंपनी इज गोइंग टू वाइंड अप तो उस केस में लिक्विडेटर, या कंपनी बैंकरप्ट डिक्लेयर हो रही है तो बैंकरप्सी प्रोफेशनल जो आया सेटल करने, सीएसबी आईबीसी का कोर्स कर सकते हैं, बैंकरप्सी प्रोफेशनल बन सकते हैं, जो भी आया है वो साइन कर देगा। ओके, फिर कह रहा है लोकल अथॉरिटी में जो म्यूनसिपैलिटी होती है उनका सेक्रेटरी होता है प्रिंसिपल ऑफिसर, वो इलेक्शन से नहीं आता, एमसी होते हैं इलेक्शन से आते हैं, नहीं वो नहीं, एक परमानेंट पोस्ट पे होता है, वहां सेक्रेटरी होता है प्रिंसिपल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कह दो म्यूनसिपैलिटी का, लोकल अथॉरिटी का, वो साइन करता है। पॉलिटिकल पार्टी में भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या कह दो उस पॉलिटिकल पार्टी का सेक्रेटरी, जैसे कांग्रेस है उसको रिटर्न भरनी है तो सेक्रेटरी। कहाँ भरते हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले रिटर्न? बहुत साल पहले वाजपेयी सरकार ने रिटर्न भरी थी, नहीं भरते, इनको चंदे का हिसाब भी वो सब देना पड़ता है, बहुत कम चांस है कि रिटर्न भरें। तो पॉलिटिकल पार्टी के रिटर्न पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीओ, सेक्रेटरी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी कह लो, वो साइन करता है। किसी और एओपी वगैरह में कोई भी मेंबर या एओपी का जो प्रिंसिपल ऑफिसर है वो साइन कर देगा। तो इस तरह से एचयूएफ में करता अवेलेबल नहीं है, मैनेजर यानी अवेलेबल नहीं या डिस्टर्ब्ड है तो कोई और अडल्ट मेंबर फैमिली का। फर्म में वर्किंग पार्टनर 32 वाली में वो अवेलेबल नहीं तो कोई और अडल्ट मेंबर। एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर वो अवेलेबल नहीं या अनेबल है, फॉरेन में है तो फिर कोई और पार्टनर साइन कर देगा। कंपनी में एमडी नहीं तो डायरेक्टर, फॉरेन कंपनी में बता ही दिया, पावर ऑफ अटॉर्नी, वाइंड अप हो रही है तो लिक्विडेटर, इंसॉल्वेंट हुई तो ऑफिशियल जो बैंकरप्सी प्रोफेशनल आता है वो साइन करेगा। इंडिविजुअल खुद नहीं है, फॉरेन में है तो जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी दे के गया, मेंटली डिस्टर्ब्ड है तो भी क्या है आपकी जो उसका नेक्स्ट पर्सन ऑथराइज होगा वो साइन करेगा। ठीक, गार्डियन है तो आपका गार्डियन साइन कर देगा अगर मेंटली डिस्टर्ब्ड वगैरह है तो। ठीक, तो ये सब रिटर्न के रूल। तो ये बता रहा है पावर ऑफ अटॉर्नी जो है रिटर्न के साथ अटैच कर दो कि मैं साइन कर रहा हूं जी, मेरी उस बंदे की तरफ से ये पावर ऑफ अटॉर्नी उसकी तरफ से मुझे मिली है, तो वो अटैच कर देनी चाहिए रिटर्न के साथ। ठीक, नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 13, वेयर कर्ता ऑफ एचयूएफ इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया तो रिटर्न कैन बी साइंड बाय मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। फॉल्स, मेल जरूरी नहीं, मेल हो या फीमेल, कोई भी अडल्ट मेंबर साइन कर देगा, मेल फीमेल का चक्कर नहीं है। कर्ता एब्सेंट है तो कोई भी मेल मेंबर अडल्ट मेंबर साइन कर देगा, वेदर मेल और फीमेल। 14, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इन केस ऑफ एलएलपी एनी पार्टनर कैन साइन एंड वेरीफाई रिटर्न, नहीं, एनी नहीं, ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर कैन साइन द रिटर्न, अगर वो अनेबल है तो कोई और कर सकता है। नेक्स्ट 15, रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ कंपनी इज वेरीफाइड बाय सीएस या सीडब्ल्यूए, नो, कंपनी की रिटर्न सीए या सीएस कैसे कर देंगे साइन, कौन करेगा, एमडी नहीं अवेलेबल तो और डायरेक्टर, फॉरेन कंपनी है तो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी हो, वाइंड अप है तो लिक्विडेटर, इंसॉल्वेंट है तो बैंकरप्सी प्रोफेशनल, सीएस के साइन वाली रिटर्न नल है, बेकार है। ओके, तो ये टॉपिक थे जो इस चैप्टर में कवर थे। नॉलेज के लिए टाइप ऑफ असेसमेंट का टॉपिक यहां लगाया हुआ है, ब्रीफ बता देता हूं, लिख भी दिया है, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। नॉलेज के लिए टाइप ऑफ असेसमेंट कभी सिलेबस में होता था, अब नहीं है। ऑफ असेसमेंट
कहीं कहीं यूज तो होता है, इसलिए बता रहा हूं बस। सेल्फ असेसमेंट, जैसे कि नाम से क्लियर है, आप अपनी ओर से कैलकुलेशन करके अपनी रिटर्न फाइल कर दें। 140A कहता है, बस ठीक है, पर ये रिटर्न आपकी है, आप खुद भरो, किसी सीए से भरवाओ, एडवोकेट से। इस पे साइन आपके हैं, किसी सीए एडवोकेट के नहीं। उनके तो ऑडिट पे होते हैं सीए के, तो ना रिटर्न पे सीए के ना एडवोकेट के, आपके। तो आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हो खुद भरो या भरवाओ किसी से, तो साइन आपके होंगे, चाहे वो डीएससी लगे, चाहे वो ई वेरीफाई हो, चाहे वो एक्नॉलेजमेंट नंबर 5 फॉर्म साइन करके बायोमेट्रिक हाथ से करके जाए, तो वो आपकी रिटर्न है। अगर कुछ भी गलत है तो आपने गलत किया है। कल को पता लगा कि आपका टैक्स तो ज्यादा बनता है, ऑर्डर आया 143(1) का कि भाई आपका फालतू बनता है, भरो। और अगर आपने थोड़ा टैक्स थोड़ा इंटरेस्ट भरा है, तो ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट क्या है, पहले कौन सा सेट किया जाएगा, पहले इंटरेस्ट रिकवर करेगा डिपार्टमेंट, देन आफ्टर जो आपने भरा वो मानेगा टैक्स का भरा है, ये रूल है। तो सेल्फ असेसमेंट में आप अपना टैक्स भर दो, जो बनता है इंटरेस्ट बनता है भर दो, सब कुछ आपकी टेंशन है। गलत हुआ तो आप ही लायबल, चाहे भरवाओ चाहे खुद भरो, गलत हुआ आप ही लायबल होंगे, सी एडवोकेट पे कुछ नहीं होना क्योंकि उनके साइन नहीं है। ओके, तो ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट मैंने बता दिया। जब आप रिटर्न फाइल करते हो कोई भी इस तरह से सेल्फ असेसमेंट, तो डिपार्टमेंट 143(1) में एक ऑर्डर देता है, असेसमेंट ऑर्डर। भाई हाँ, हमने चेक कर लिया तेरा सब कुछ सही है, कुछ गलत है तो नोटिस ऑफ डिमांड भी आ जाता है कि और भरो, इस तरह से। तो 143(1) का नोटिस आता, ऑर्डर आता है। अगर वो ऑर्डर वही है जो आपने कहा, वही है सब कुछ फाइनल, देन ओके, इग्नोर इट। ओके, नेक्स्ट 142(1)(1) सेक्शन क्या है, सेक्शन 142(1)(1) ये सेक्शन कहता है डिपार्टमेंट फाइल योर रिटर्न। ऑफिसर को लगता है कि इस आदमी की रिटर्न बनती है आफ्टर ड्यू डेट, पर आपकी ड्यू डेट निकल गई, आपने नहीं भरी रिटर्न, ड्यू डेट निकल गई, बट यू हैव नॉट फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। बट ऑफिसर को लगता है कि ही इज लायबल टू फाइल रिटर्न, इसकी इनकम एक्सीडिंग एग्जम्पशन लिमिट है, तो वो एक नोटिस भेज सकता है, नोटिस अंडर सेक्शन 142(1)(1) कि भाई फाइल योर रिटर्न अप टू दिस डेट, तो आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। ना भरोगे आपको जी बनती नहीं, मैं क्यों भरूं। ऑफिसर कह रहा है भैया भर। वैसे ये नोटिस आने का मतलब तैयारी कर लो। जब ऑफिसर ने नोटिस दिया, सोच समझ के पूरी स्टडी करके दिया, ये नोटिस के थ्रू वो कहता है पहले तू बता पहले तेरी क्या इनकम है, मैं कह रहा हूं भर, फिर भरोगे आप, फिर वो उसको स्क्रूटनी में लगाएगा, चेक करेगा, ये सिस्टम है। सीधा एक्शन लेना उसके लिए भी मुश्किल है, कहता तू भर रिटर्न, तू बता तेरा क्या कुछ है, क्या बैलेंस शीट क्या, फिर मैं देखूंगा गड़बड़ है तो। इस तरह से 142(1)(1) का नोटिस आया, कहते देखी जाएगी, नहीं देता जवाब। ऑफिसर वार्निंग दे रहा है कि भैया ये नोटिस के अगेंस्ट रिटर्न भर दे, मैं कह रहा हूं नहीं भरी तो तेरा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दूंगा 144 वाला, ठीक है, और 10,000 पेनल्टी भी लग सकती है ऑफिसर की बात ना मानने पे। तो फाइल योर रिटर्न, नहीं भरते तो बेस्ट जजमेंट कर देगा। तो 142(1)(1) का नोटिस कब आता है, व्हेन यू हैव नॉट फाइल योर रिटर्न बट इट सीम्स दैट यू आर लायबल टू फाइल रिटर्न, योर इनकम इज एक्सीडिंग लिमिट, एग्जम्पशन लिमिट, तो ऑफिसर नोटिस भेजता है। अब एक और नोटिस, नोटिस अंडर सेक्शन 142(1)(2), ये नोटिस, इसमें ऑफिसर, इसमें असेसी, इसमें इन केस असेसी हैज फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम, असेसी रिटर्न फाइल कर चुका है, बस ऑफिसर क्या है, ऑफिसर आस्क फॉर सर्टेन इंफॉर्मेशन। जैसे कोई डिटेल मांगता है तो आप दे दो, आपने एग्रीकल्चर इनकम की रिटर्न में दिखाया अपनी में, ऑफिसर कहता है भैया डिटेल बना के मेरे ऑफिस में भेज दे, चाहे मेल से, कितने एकड़ लैंड है, कितनी फसल बिकी, क्या तेरे खर्चे लगे, भेज दो। कोई डेटर की लिस्ट मांग रहा है, दे दो। बैलेंस शीट में तो टोटल डेटर है, ऑफिसर का नोटिस आया 142(1)(2) का, बिकॉज यू हैव फाइल्ड रिटर्न आप भर चुके हो, उसको देख के 2-3 चीजों की डिटेल मांगना चाहता है, मांग रहा है, दे दो। कोई खर्चों की डिटेल मांगता है, वो दे दो। मिसलेनियस में क्या है कह रहा है, दे दो, दे देना। वो डिटेल जो मांगे देनी पड़ेगी, पर आप तो जिद्दी हो और डिटेल मांग रहा है 142(1)(2) में, ये डिटेल दे दो, आप कहते नहीं देता। फिर वो वार्निंग देता है क्यों ना तेरा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दूं, मेरे हिसाब से टैक्स बना के डाल दूं, तो फिर बेस्ट जजमेंट हो सकता है आपका। इसलिए जो डिटेल मांगता है ऑफिसर के ऑर्डर को कंप्लाई करो। उसे भी लगता है मेरी कोई वैल्यू ही नहीं, मैं कह रहा हूं ये डिटेल दे नहीं रहा, बढ़ाओ रेल इसकी, मान लो बात तो अच्छा है।
पुलिस वाले चालान के लिए रोक रहे हैं, आपके भगा लो, तो उन्होंने पकड़ दिया तो बहुत बड़ा एक्शन। अगर आप खुद रोक रहे हैं, रुक जाओ, रिक्वेस्ट करो सॉरी ऐसे वैसे, तो शायद वैसे ही छोड़ दें। तो 142(1)(2) में डिटेल मांगते हैं। नेक्स्ट एक और नोटिस है, ये सेक्शन 142(2)(a) का नोटिस, ये कहता है स्पेशल ऑडिट का। स्पेशल ऑडिट, अगर डिपार्टमेंट के असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि भाई एक आदमी ने रिटर्न भरी है उसमें गड़बड़ है, वैसे वो ऑडिट के लिए लायबल नहीं है, पर मुझे लगता है गड़बड़ है, क्यों ना इसकी ऑडिट करवा ले, या जिसकी ऑडिट हुई है ऑलरेडी उसमें भी गड़बड़ लगती है, गड़बड़ है जी, सीए ने सही ऑडिट नहीं की, क्यों ना इसकी दोबारा ऑडिट करवा ले, दैट इज स्पेशल ऑडिट। यानी पहले ऑडिट हुई है तो भी, नहीं हुई तो भी आपकी ऑडिट की जा सकती है, स्पेशल ऑडिट। तो ये स्पेशल ऑडिट असेसिंग ऑफिसर, ये तो हरासमेंट है, किसी को भी कह देगा ना, ये ऑफिसर कब कहेगा ये बड़ा ऑर्डर, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से पूछ के, ऐसे नहीं ऑर्डर देगा, ऐसे तो हर एक को तंग करने वाली बात। ये ऑडिट हर कोई सीए नहीं कर सकता, हर डिस्ट्रिक्ट में एक क्या है पैनल बनता है, डिपार्टमेंट इनवाइट करता है कि आप स्पेशल ऑडिटर बनने चाहते हो, पैनल में आना चाहते हो, तो आप अपना नाम दो, सीनियरिटी बेस हर जुरिस्डिक्शन में, हर इनकम टैक्स ऑफिस के जुरिस्डिक्शन में 5, 4, 6 सीए डिसाइड कर दिए जाते हैं डिपार्टमेंट में, सीनियरिटी बेस और सब बातों को माइंड में रखें। जो स्पेशल ऑडिटर है उनमें से किसी से ऑडिट करवानी होगी, फीस सरकार नहीं देगी, डिपार्टमेंट नहीं, आपको खुद देनी है। तो ये बता रहा है कि स्पेशल ऑडिट असेसिंग ऑफिसर कमिश्नर या चीफ कमिश्नर की परमिशन से ही कह सकता है। पहले तो उनके कान भरता है, साहब देखो इसको ऑर्डर दे देते हैं, गड़बड़ मिलेगी, पक्का फंस रहा है आदमी, गलत डिटेल है, उनको सही लगेगा तो वो कहेंगे चल इसको काट दो नोटिस 142(2)(a) का, कि ऑडिट करवा के नए सीए से, वो सीए कौन सा हो जो हमारी पैनल में हो, स्पेशल ऑडिटर, उससे करवानी ऑडिट। फीस कौन देगा, क्लाइंट देगा। नेक्स्ट 142(1)(1) या 142(1) इसमें दोनों आगे 1 भी और 2 भी, या 142(a), ये नोटिस आए आप कोई रिप्लाई नहीं देते, वो नोटिस भेज रहे हैं भैया रिटर्न भर, या वो कह रहे हैं डिटेल दे, या कह रहे हैं स्पेशल ऑडिट, मैं नहीं कुछ करता, जवाब नहीं दे रहा, तो इस केस में इस बंदे पे 10,000 तो पेनल्टी लग सकती है। अगर वो अवॉइड करता है नोटिस को, अवॉइड करता है, यानी नो रिप्लाई ऑफ 142(1)(2) या 142(a), इनकेस 10,000 तो क्या लग सकती है इस बंदे पे पेनल्टी, सर्च हो सकती है, सर्च मींस रेड मारी जा सकती है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है 144 का बेस्ट जजमेंट, ठीक, और 1 साल जेल भी हो सकती है, यानी इम्प्राइजनमेंट भी हो सकती है। तो अगर सरकार ये ऑफिसर के नोटिस को नहीं फॉलो करते, 10,000 पेनल्टी लग सकती है, बेस्ट जजमेंट हो सकता है, या रेड भी की जा सकती है, वारंट, सर्च वारंट कट सकता है, 1 साल जेल भी हो सकती है। तो इसलिए नोटिस को फॉलो करो। क्लियर, ये नोटिस समझ आए। अब एक और नोटिस है 143(2), सेक्शन 143(2) का नोटिस, इसका मतलब योर केस हैज बीन सिलेक्टेड फॉर स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का जब किसी का नोटिस आता है ना, बंदे कहते हैं जी सर देखना जी एक मेल आई हुई है, नोटिस आया, क्या बताना जी किस चीज़ का है, घबराया घूम रहा है, ऐसा है, आप उससे सेक्शन पूछो कौन सा है, उसमें लिखा है 143(1), तो घबराने की जरूरत नहीं है, असेसमेंट ऑर्डर है, देखो भी कुछ आपने जो भरा वही इनकम टैक्स को ठीक लग रहा है, ओके, कुछ नोटिस ऑफ डिमांड तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, रख लो बस, कुछ नहीं है, सब कुछ ओके। अगर उसमें लिखा 143(2) तो डरने की बात है। 143(2) में क्या है, नोटिस आता है कि तेरा केस स्क्रूटनी में आ गया है। सरकार कुछ केसेस को कंप्यूटर सिस्टम से भी, और कुछ स्पेशल क्राइटेरिया, एक लिमिट से ज्यादा कैश जमा करवा रहे हो, लिमिट से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कुछ सर्टेन क्राइटेरिया के बेस पे कुछ लोगों का केस सिलेक्ट करके क्या कर सकता है, स्क्रूटनी। स्क्रूटनी वर्ड का मतलब है एग्जामिनेशन इन डेप्थ, डिटेल में चेकिंग करना, एग्जामिनेशन इन डेप्थ। तो सरकार आपको नोटिस दे रही है, एक दिन बुलाएगी, आप जाओ या आप पावर ऑफ अटॉर्नी अपने सी एडवोकेट को दे दो, वो चला जाएगा आपकी तरफ से कि मेरा क्लाइंट है, बताओ क्या बात है। पहले दिन तो ऑफिसर बताएगा कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, ये डेटर की लिस्ट, ये क्रेडिटर की लिस्ट, ये एक्सपेंडिचर के बिल, आप अपने अकाउंट्स के पूरी, अगर कंप्यूटराइज अकाउंट है तो उसकी कॉपी दे दो, जो डिटेल चाहिए ऑफिसर, बैंक की स्टेटमेंट मांग रहा है, कोई एग्रीकल्चर है तो वो जमीन का रिकॉर्ड मांग रहा है, जो भी रिकॉर्ड ऑफिसर मांग रहा है यू हैव टू प्रोवाइड।
आपका आप जाओ या आपका सी एडवोकेट जाए तो वो पहले दिन तो यही नोट करके आएगा, फिर जो डेट देगा ऑफिसर या आप कहो कि इतने दिन दे दो हमें डाटा इकट्ठा करना है, उस दिन आप वो कागज लेके जाओ। अगर सब कुछ हुआ तो फाइनल डिसीजन दे देगा, नहीं तो फिर एक डेट और कागज मांगेगा। यूं चलता है जैसे कोर्ट में केस। फाइनल जजमेंट देगा 143(3) सेक्शन। 143(3) सेक्शन किसका है? स्क्रूटनी असेसमेंट का। सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 दैट इज स्क्रूटनी असेसमेंट। तो स्क्रूटनी असेसमेंट का मतलब यही है कि डिटेल में आपकी चेकिंग करके टैक्स बनता है तो बढ़ाएगा, सब कुछ ओके हुआ, सारा कुछ दे दिया आपने, एवरीथिंग इज ओके, तो यू विल गॉट फ्री हो गए आप। ओके, बेस्ट जजमेंट लास्ट 144। बेस्ट जजमेंट क्या? ऑफिसर को आपने रिटर्न भरने का कहा, उसने नहीं भरी, ऑडिट को द्वारा कार नहीं करवाई, स्क्रूटनी का नोटिस है 143(2), आप उसका जवाब देने ही नहीं गए तो ऑफिसर वार्निंग देगा पहले तो, क्यों ना तेरा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया जाए, शो कोज नोटिस। फिर भी आप अप्लाई ना दे तो ऑफिसर क्या है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। यानी कहने का मतलब क्या है? ऑफिसर अपने हिसाब से टैक्स बना के भेज देगा। तो बेस्ट जजमेंट से बचना ही चाहिए, क्योंकि इस केस में फिर आप ऑफिसर के खिलाफ और ऊपर ऑफिसर में जाएंगे तो हरासमेंट बहुत होगी, वहां पे नए फैक्ट रख नहीं सकेंगे आप, वो रीजन देने मुश्किल हो जाएंगे। तो यही छोटे लेवल के ऑफिसर से ही बात कर लो तो बेटर है। चलो, तो बेस्ट जजमेंट 144 सेक्शन बताता है, लेकिन एक मौका जरूर देगा ऑफिसर, क्यों ना तुझा बेस्ट जजमेंट कर दिया जाए, एक्स पार्टी असेसमेंट भी कहते हैं, शो कोज नोटिस। तो आप तभी मिल लो, सर ऐसे था, बीमार था, एडमिट था, ये था वो था, तो ठीक है, बेटर है, अब दे दो जो मांगता है डिटेल, बच जाओगे। वरना बेस्ट जजमेंट वही गुस्से में ऑफिसर बहुत ज़्यादा टैक्स वैक्स बना देगा, बहुत पावर होती है। तो इस तरह, तो कौन कौन से नोटिस है, किस टाइप के असेसमेंट है, सेल्फ आप खुद कर रहे हैं, ठीक है। रेगुलर असेसमेंट ऑफिसर देख के आपका ऑर्डर दे रहा है 143(1) का, रेगुलर असेसमेंट है, अभी ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। स्क्रूटनी असेसमेंट का मतलब है कि वो कुछ एक क्राइटेरिया के बेस पे लकी ड्रॉ निकालते हैं कि इनका केस स्क्रूटनी में लग गया है, फिर आपको वहां जाके रिप्लाई देना है, डॉक्यूमेंट चेक करवाने हैं, फिर तरह तरह की इंटरेक्शन होगी, डिबेट होगी, फिर फाइनल डिसीजन आएगा। टैक्स बनता है तो भरवाएगा, अगर नहीं बनता तो छोड़ देगा। बेस्ट जजमेंट सबसे खतरनाक 144, वैसे 144 तो हर जगह ही खतरनाक है। 144 इंडियन पेनल कोड में कि मोर देन 4% कहीं नहीं जा सकते वो। 144 कंपनी लॉ में प्रोहिबिटेड सर्विस, कि ये सर्विस कोई दे रहा है किसी को तो वो आदमी कंपनी ऑडिट नहीं कर सकता। तो इस तरह इनकम टैक्स में बेस्ट जजमेंट का है। चलो, तो ये सब आप पढ़ते हैं, ये नॉलेज के लिए था। आपने सारा इनकम टैक्स पढ़ा, आपको सर स्क्रूटनी वर्ड क्या है मैंने कभी सिलेबस में नहीं पढ़ा, सर ये बेस्ट जजमेंट वर्ड आ रहा है, मीनिंग क्या है, एग्जाम में मार्क्स के लिए काम आए ना आए, इनकम टैक्स इसलिए नहीं पढ़ना कि एग्जाम देना है, इसलिए भी पढ़ना है कि नॉलेज तो गेन करें इनकम टैक्स की। कल को प्रैक्टिस में जाएंगे, बड़े लोग इनकम टैक्स ऐसी उतना ही पढ़ रहे हैं जितना टू द पॉइंट एग्जाम के लिए चाहिए, उन लोगों की नॉलेज ही नहीं कंप्लीट। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसको एज इट इज, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट उसको एज इट इज, ऐसे ही चला जा रहा है जो एक्ट में लिखा है। कंसेप्ट जो है इन डिटेल केस बेस या इस तरह नहीं पढ़ते, तो नॉलेज इनकम्प्लीट ही रह जाती है। तो मैंने इसलिए इसे कवर किया है नॉलेज पर्पज। तो इस तरह पेज नंबर 25 पे एक समरी भी लगी हुई है, जो अब तक पढ़ा सारी उसकी समरी है, वो सारी समरी आप पढ़ लेना। मैंने तो अभी अभी इसे कंक्लूड किया है, सारा टॉपिक अभी अभी आपको रिवाइज भी लास्ट क्लासेस में करवाया है। तो समरी में पहले स्टार में यही कहता है कंपनी पार्टनरशिप को रिटर्न भरनी है, बाकी सेसी 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख को एक्सीड करते हैं जीटीआई बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन 54BD तो उनको भरनी पड़ेगी, ठीक वो चीज है। और अगर आप अदर देन कंपनी और फर्म है, क्योंकि उनको तो भरनी है, इंडिविजुअल है, बच गए आप 2.5, 3, 5 वाले रूल से, ना फॉरेन लोकेटेड असेट्स हैं ना आप उसके बेनिफिशियरी हैं, तो कुछ क्राइटेरिया है, करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा डाला, फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख से ज्यादा खर्च दिए, बिजली का बिल लाख रुपए से ज्यादा है, तो भी आपके लिए रिटर्न भरना कंपल्शन है, भरनी पड़ेगी। लास्ट डेट 31 जुलाई या 30 सितंबर है ऑडिट केस में, कंपनी में 30 सितंबर, विदाउट कंपनी और एंड विदाउट ऑडिट केस 31 जुलाई। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 92E के अंदर वो डेट कौन सी जाती है? 92E के अंदर वो डेट जाती है 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। फिर क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, हाँ वो भर के 139 जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग
रिटर्न भर के आप बल्क फाइलिंग कर सकते हैं। ये सब अपन ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। बल्क फाइलिंग है, ई फाइलिंग है, ये सारा कुछ अपन पढ़ चुके हैं। तो आप बल्क फाइलिंग, ई फाइलिंग, ये सारा कौन से फॉर्म है? 7 टाइप के फॉर्म है। 139A, 139B, 139C सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जम्प्ट कर सकती है, वो सब अपन ने पढ़ा था। चलो ये सारा कुछ समरी में देख सकते हैं। फिर समरी में नेक्स्ट स्टार कहता है ई फाइलिंग हो गया। फिर वो कह रहा है जी लॉस की रिटर्न लेट भरोगे क्या होगा? लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, एक्सेप्शन हाउस प्रॉपर्टी और डेप्रिसिएशन। फिर कह रहा है इसमें स्पेसिफाइड पर्सन 139B टैक्स रिटर्न प्रिपेयर स्पेसिफाइड पर्सन है जिसके थ्रू रिटर्न भरी जा सकती है। कोड ऑफ कंडक्ट CBDT, एक्शन लेना है CBDT, सर्टिफिकेट विड्रॉ करना है CBDT, ऑडिट केस की रिटर्न नहीं भर सकता। टेस्ट पास बंदा है, ग्रेजुएट, ये जो TRP होता है। चलो 139 फॉर बिलेटेड रिटर्न कब तक भरी जा सकती है? अप टू एंड ऑफ असेसमेंट ईयर या कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। रिवाइज भी असेसमेंट कंप्लीशन या असेसमेंट ईयर का एंड विच एवर इज अर्लियर। ओके, तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी। 139 डिफेक्टिव, जब आपको नोटिस आए डिफेक्टिव का उसके 15 दिन में रिटर्न को डिफेक्ट को ठीक कर दो तो रिटर्न वैलिड वरना बेकार। रिवाइज नहीं होती है, डिफेक्ट ठीक करना है, 15 दिन का टाइम होता है। ठीक, हर पर्सन पैन अप्लाई कर सकता है मर्जी से। बाकी किन के लिए जरूरी है वो आप पढ़ के आए हैं, किन के लिए पैन जरूरी है। बहुत बड़ी लिस्ट, 114 रूल, 114B, ये सब 139A 5C 18 ट्रांजेक्शन थी उसमें कवर हो गए तो पैन जरूरी है। 139A या 114 में भी कुछ रूल हैं, रिटर्न भरनी जरूरी है तो, या फिर 2.5 लाख से ऊपर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है अदर देन इंडिविजुअल तो पैन जरूरी है। वो सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी। 5 लाख से ज़्यादा सेल है तो पैन जरूरी है, वो सब अपन ने पढ़ा। आधार लिंकिंग कर लो, वैसे डेट एक्सटेंड हो रही है, रिटर्न में पैन ये आधार तो लिखना है, लिंकिंग चाहे वो ना करो, अभी डेट एक्सटेंड हो गई है। CBDT को पावर है, क्लास ऑफ पर्सन किसको रिलैक्स करना है, ई फाइलिंग से करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगाने से कुछ रिलैक्सेशन देनी है तो वो CBDT के पास पावर है। ओके, LLP जो है डेजिग्नेटेड साइन करता है, वो सारी बातें हो चुकी हैं। पार्टनरशिप में वर्किंग पार्टनर 32 वाली में, कंपनी में MD नहीं है तो डायरेक्टर, वो सब बातें हो गई हैं। ठीक, ये सारी TDS TCS में भी पैन अटैच करना जरूरी है। ये सारा कर लिया। इसके बाद 26 पेज पे कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में नोट्स अटैच हैं, क्वेश्चंस देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पार्टनरशिप फर्म डिराइविंग लॉस नीड नॉट फाइल रिटर्न। गलत कह रहा है, पार्टनरशिप फर्म को रिटर्न हर हाल में भरना है। कह रहा है नहीं जरूरत, गलत कह रहा है, फाइल करना कंपलसरी है पार्टनरशिप के लिए। सेकंड, वॉलंटरी रिटर्न मींस ऑडिट केस नहीं है, वैसी वॉलंटरी हर आदमी के लिए 31 जुलाई है, उसके बाद तो फिर बिलेटेड मानी जाएगी। 31 जुलाई के बाद इनकम है तो 5,000 पेनल्टी और 31 दिसंबर तक, उसके बाद असेसमेंट ईयर के एंड तक 10,000, 5 लाख से ऊपर नहीं है तो 1,000। एक बंदा कहता है मेरी तो इनकम ही टैक्सेबल 2 लाख है, GTI 2 लाख है तो भरनी नहीं जरूरी, ना भरनी है तो 31 जुलाई तक भर ले, नहीं भरनी लेट भरनी है भर ले बिलेटेड, तेरे पे फाइन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि तेरे को भरना कंपल्शन ही नहीं है, तेरी GTI ही नहीं क्रॉस की 2.5 लाख से ऊपर, इंडिविजुअल हो तुम। ओके, फिर कहता है क्या ये रिटर्नें रिवाइज हो सकती हैं? फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है। डिफेक्टिव रिटर्न नो, वो रेक्टिफाई होती है। सर्विस ऑफ नोटिस, आपको इंटीमेशन जब मिली उसके 15 दिन में, रिवाइज की जरूरत नहीं होती। सेकंड, बिलेटेड कैन बी रिवाइज, यस, 139(4) वाली हो सकती है। 139(3) वाली लॉस रिटर्न रिवाइज हो सकती है, हाँ हो सकती है। रिटर्न ऑलरेडी रिवाइज है 139(5) की, उसमें भी एरर है, क्या वो भी रिवाइज हो सकती है? यस, वो भी रिवाइज हो सकती है। नेक्स्ट, फिफ्थ, कोई भी 10 ट्रांजैक्शन बता दो जिसमें पैन कोड करना जरूरी है, तो पढ़ा ना 18 थी। 139A 5C के अंदर तो 18 थी, 114B रूल के अकॉर्डिंग तो वो था ना, 10 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी, लाख रुपए से ऊपर के शेयर, अनलिस्टेड कंपनी के लाख से ऊपर शेयर और डिवेंचर 50 से ऊपर, काफ़ी सारी थी, होटल के 50,000 से ऊपर बिल, वो सब था ना। फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन करेंसी 50,000 से ज़्यादा खरीद रहे हो तो LIC दे रहे हो 50,000 से ज़्यादा, तो वो सारा था ना, 10 दे दो कोई भी। नेक्स्ट, 7th क्वेश्चन देखना अच्छा है, ये कह रहा है 7 पेज नंबर 26, मिसिज हैतल एक इंडिविजुअल हैं, ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, इनकी मार्च 20 के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट हुई जो ऑडिट हुई, ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट है, इनकी ऑडिट हुई है प्रीवियस ईयर 1920 के लिए, ऑडिटेड केस है ये। ठीक, मिसिज हैतल, इनकी इनकम चाहे कम है पर ऑडिट हुई है, इनकम 245 है, पर ये कह रहा है ऑडिट हुई है, दे रखा है हमें तो। ओके, फिर कहता है ये अपनी रिटर्न TRP के थ्रू फाइल करना चाहती, नॉट अलाउड, TRP के थ्रू नहीं। मान लो
टीआरपी के थ्रू ऑडिट केस पे रिस्ट्रिक्शन है, तो फाइल नहीं हो सकती टीआरपी के थ्रू, क्योंकि आपकी रिटर्न क्या है, ऑडिटेड है, ये याद रखना, ठीक है, ये चीज़ है। वैसे तो 245 पे जरूरत नहीं, अगर आप 44AD भी ऑप्ट ना करें तो क्या है, आपकी इनकम जो है 8% ऑफ टर्नओवर करते हैं आप, अगर कैश भी आती है, टर्नओवर फिलहाल दे नहीं रखी, उससे कम है तो ऑडिट की जरूरत है, पर उसके लिए कंडीशन होती है कि यू मस्ट हैव इनकम एक्सीडिंग एग्जम्पशन लिमिट, तो 44AD ऑडिट को कहेगा, वरना नहीं। तो 245 पे तो वो कहेगा भी नहीं ऑडिट के लिए। चलो, तो फिर हमें तो कह रखा है ऑडिटेड केस है, क्या ये टीआरपी के थ्रू रिटर्न बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती, ऑडिट केस पे रिस्ट्रिक्शन है, नहीं फाइल की जा सकती। नेक्स्ट 8, कैन अ इंडिविजुअल हु इज नॉट इन इंडिया रिटर्न साइन कैसे करे, तो अपने को पावर ऑफ अटॉर्नी देके जानी पड़ेगी इंडिया में, जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है वो साइन करेगा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन की बात कर रहा है, मिस्टर मनोज ने अपनी 28 जुलाई को ओरिजिनल रिटर्न भरी, असेसमेंट ईयर 2021, ये अपनी जो रिटर्न ऑफ इनकम है वो फाइल कर रहा है, प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, 1920, ये अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है, रिटर्न ऑफ इनकम जो है ये फाइल कर रहा है ऑन 28 जुलाई 2020 को, विद इन टाइम कर रहा है। अब ये रिटर्न भरता है, अपनी टैक्सेबल इनकम कितनी दिखाता है, सपोज 10 लाख। अब कहता है 1 जनवरी 21 में क्या हुआ, ये कहता है जी आई वॉन्ट टू रिवाइज माई रिटर्न, मेरी टोटल इनकम तो 6 लाख बनती है, रिवाइज रिटर्न फाइल करना चाहता है 139.5 वाली, वेदर ही इज एबल टू फाइल रिवाइज रिटर्न, यस। बिलेटेड भी रिवाइज हो सकती है, इसने लेट भरी होती तो भी कोई बात नहीं थी, ये तो ड्यू डेट पे भरी है तो कोई दिक्कत ही नहीं, रिटर्न कैन बी रिवाइज। पर याद रखना, आप इनकम घटा रहे हो 10 से 6, आपके पास प्रॉपर एविडेंस हो, सर डिडक्शन रह गई थी, कोई एग्जम्पशन लेनी रह गई थी, तो बताओ, रिवाइज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, रिलेटेड होती तो भी रिवाइज हो जाती, कोई रोक नहीं है। नेक्स्ट 11, कहते हैं असेसिंग ऑफिसर फाइंड द डिफेक्ट इन द रिटर्न, ऑफिसर को डिफेक्ट मिला, 3 अक्टूबर को लेटर लिखा ऑफिसर ने कि आपकी रिटर्न में डिफेक्ट है। 11th क्वेश्चन में लेटर पोस्टेड बाय ऑफिसर, पोस्टेड बाय असेसिंग ऑफिसर ऑन 3 अक्टूबर 2020, लेकिन वो लेटर रीच टू असेसी, असेसी को लेटर कब मिला, डिफेक्टिव है तुम्हारी रिटर्न, उसका लेटर 14 अक्टूबर को, तो डिफेक्ट रेक्टिफाई करना है, 15 दिन का टाइम यहां से देखना है, सर्विस ऑफ नोटिस से 29 दिसंबर 20 तक यू कैन रेक्टिफाई योर रिटर्न, आप अपनी रिटर्न का डिफेक्ट ठीक कर सकते हैं 29 दिसंबर तक। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 12, सर्विस ऑफ नोटिस से देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वेदर पैन नंबर रिक्वायर्ड है कि नहीं, कुछ ट्रांजैक्शन है। एग्जांपल फर्स्ट, ए ने कैश पेमेंट दी होटल को 50,000 रुपए, होटल को एक साथ इकट्ठा, तो भैया तुझे क्या देना होगा, 50,000 दे रहा है इकट्ठे, तो तुझे पैन नंबर देना होगा 139A5 सबसेक्शन क्लोज सी कह रहा था, 114B रूल था कि आपको क्या देना पड़ेगा, पैन, तो जरूरी है, यस। सेकंड, अभिषेक सिंगल ट्रांजैक्शन कर रहा है, SCR एक्ट के अकॉर्डिंग 2H सेक्शन वाले सिक्योरिटी में लाख से ऊपर करे तो पैन देना पड़ता है, बात हुई थी, वो 20 से ऊपर एक बार में इकट्ठे खरीद रहा है, तो 1 लाख से ऊपर खरीद रहा है तो पैन देना पड़ेगा। थर्ड, म्यूचुअल फंड 70 से ऊपर, यस 50 से ऊपर अगर खरीद रहा है तो एक बार में इकट्ठे तो पैन देना होगा, डिवेंचर खरीद रहा है तो भी पैन अलग से 50 से ऊपर, RBI बॉन्ड में भी, तो तीनों में पैन देना होगा। 139A5C के अंदर ये बात क्लियर थी, ये अपन ने पढ़ा था। ओके, तो नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, मिस्टर अटल सुपर सीनियर सिटीजन, बात हो चुकी है ऑलरेडी, ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट, स्टेट विद रीजन वेदर यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताओ LLP की रिटर्न कोई भी पार्टनर नहीं, ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर कर सकता है, वो अवेलेबल नहीं तो कोई भी मेजर पार्टनर करे। सेकंड बी, टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इसकी टर्नओवर 160 लाख है। क्वेश्चन नंबर 14 का पॉइंट नंबर 2, किसी बंदे की रिटर्न मिस्टर ए की टर्नओवर जो है वो है 160 लाख, यानी 1 करोड़ से ऊपर। अब वो बंदा कह रहा है कि मैं अपनी रिटर्न कब तक भर सकता हूं,
30 सितंबर तक भर सकता हूं। तो पहले तो देखो, अगर ऑप्टेड प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट करते हो, टैक्सेशन एस्टिमेटेड इनकम यानी कि 44 एडी एडीए, तो भैया ऐसा है फिर तो तुम्हारी ऑडिट बनेगी नहीं, क्योंकि एडी में नहीं बनेगी 2 करोड़ तक। फिर तो भैया तू कब तक भर ले रिटर्न, 31 जुलाई 2020 तक ही भर। अगर नॉट ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, तूने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया टैक्सेशन, तो क्योंकि तेरी सेल 1 करोड़ से ज्यादा है, ग्रेटर देन 100 करोड़ 100 लाख, तो ऑडिट केस बनता है, टैक्स ऑडिट का केस है। तो तेरी लास्ट डेट ड्यू डेट 139(1) के अकॉर्डिंग क्या होगी, 30 सितंबर 2020 होगी। यानी अगर तू प्रेजेंटिव ऑप्ट कर ले 44 एडी में तो 2 करोड़ तक कोई रोक ही नहीं। तो अगर प्रेजेंटिव बेस पे टैक्स देने को तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑडिट की जरूरत नहीं, तू 31 जुलाई तक भरेगा, फिर तू सितंबर में नहीं भरेगा। अगर तू प्रेजेंटिव ऑप्शन ऑप्ट नहीं करता, फिर तो 1 करोड़ से ऊपर ऑडिट कंपल्शन है, तो तब उस केस में क्या होगा, 30 सितंबर तक रिटर्न भरी जा सकती है। आगे चलो क्या कहता है, तो ये सारी बातें बता रहा था, अग्री डिसएग्री पूछ रहा है। 15 में विनीत ने 12 सितंबर 20 को अपनी रिटर्न भरी 2021 की। देखो आईसीआई मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन कवर है क्या, असेसमेंट ईयर 2020-21 कह दो या प्रीवियस ईयर 2019-20 कह दो। इसकी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड है ऑन, कब फाइल कर रहा है रिटर्न ऑफ इनकम, 12 सितंबर 2020 को अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है। 12 सितंबर 20 को रिटर्न फाइल की इसने। इसमें इसकी कौन सी इनकम है, सैलरी की है, हाउस प्रॉपर्टी की है, बैंक इंटरेस्ट की है, ये सब इनकम है। इसकी इनकम में ये कवर्ड है, इनकम कंप्राइजेस, इसकी इनकम में ये सब है, हाउस प्रॉपर्टी, बैंक का इंटरेस्ट और सैलरी। यानी इसमें नो बीजीबीपी, कोई भी जीबीपी नहीं तो ऑडिट केस तो बनता नहीं। सो नो ऑडिट केस, किसी भी हाल में ऑडिट केस तो बन ही नहीं सकता, ऑडिट तो बिजनेसमैन का होता है। इसलिए इनकी नॉर्मल रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है, रिटर्न की ड्यू डेट क्या होगी, 31 जुलाई 2020 होगी, क्योंकि इनकी ऑडिट तो कभी होनी नहीं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बैंक वाले की। बिजनेसमैन में होता है कि ऑडिट होती है तो 30 सितंबर, इनकी ड्यू डेट ये है, पर इन्होंने कब भरी, 12 सितंबर, तो ये तो लेट हो गए। ये रिटर्न कौन सी रिटर्न है, अब ये रिटर्न अब बिलेटेड रिटर्न है। अगर ये बिलेटेड रिटर्न है तो क्या ये रिवाइज हो सकती है, पूछे, बाद में पता लगा 80 टीटीए नहीं ली तो क्या दिक्कत है, रिवाइज हो जाएगी। 139(4) वाली बिलेटेड रिटर्न 139(5) कहता है कि भाई यस बिलेटेड रिटर्न कैन ऑल्सो बी रिवाइज, तो रिवाइज हो जाएगी, है ये बिलेटेड, क्योंकि जुलाई में भरनी थी, लेट हो गए, पर कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना जो ओमिशन है रिवाइज रिटर्न फाइल कर दो, हो जाएगा। ठीक, आपने जो टीटीए नहीं ली, डिडक्शन ले लो, दोबारा से टैक्स बना लो, रिफंड आता है रिफंड मांग लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग क्या कह रहा है। इसके रिगार्डिंग कह रहा है, आकाश जो 32 ईयर ओल्ड है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A वाला 25,000 रुपए, 80C की डिडक्शन 80, कैपिटल गेन 30,000 की एग्जम्पशन मिली 54 की, तो कहता है वो अपनी रिटर्न भरेगा, कहता कब, जब उसकी टोटल इनकम किससे ज्यादा हो। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है टोटल इनकम, टोटल इनकम बंदे की कितने से ज्यादा हो, ये अमाउंट पूछ रहा है। अगर उसे 80C कितने की मिली है, 80C मिली है उसको 80,000 रुपए की, तो यहां जीटीआई होगी उसकी, उसमें से 80 कम करे कितना हो, ये इनकम ये वाली, कि उसे रिटर्न भरना जरूरी हो। इसको देखो क्वेश्चन नंबर 1 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, वो तो पार्ट ऑफ जीटीआई होता ही है, कितने रुपए 25, लेकिन कोई भी कैपिटल गेन में इसे क्या माफ हुआ है, एग्जम्पशन मिली है, कितने रुपए 30। तो मैं आपको यह बताता रहा हूं कि जीटीआई कितनी होनी चाहिए, जीटीआई यानी कि बिफोर एनी डिडक्शन
80C to 80U and before exemption of capital gain, तो ये एग्जम्पशन ना मिली हो, यानी कि ये बिना एग्जम्पशन के ये वाली इनकम कितनी हो, अगर ये 30 की एग्जम्पशन ना मिले तो ये वाली इनकम क्या हो, मान लो ये एग्जम्पशन देके 220 हो, 80 की 220 हो तो 30 ये वापस जोड़ना होगा ना, कि जीटीआई मान लो 220 है, 220 जीटीआई, क्योंकि ये वाली इनकम किससे ज्यादा हो, 2.5 लाख से ज्यादा, बिफोर एग्जम्पशन, बिफोर डिडक्शन तो है, बिफोर एग्जम्पशन यानी कि 30 वापस जोड़ो जीटीआई में, तो आप देखो 2,20,000 अगर आपकी जीटीआई हुई, जीटीआई 220, उसमें कैपिटल गेन की एग्जम्पशन आपको क्या वापस जोड़नी है, 2.5 लाख से ज्यादा बन गए तो आपको ऑडिट ये रिटर्न भरनी पड़ जाएगी। तो यानी ये 220 से ज्यादा हो, ये 80,000 220 में कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1,40,000। अगर आपकी टीआई इस क्वेश्चन में इफ टैक्सेबल इनकम आपकी एक्सीड 1,40,000 है, देन यू आर लायबल टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1). देखो ना, ये 2.5 लाख से ऊपर चाहिए, इसको छोड़ो एक बार, ये 2.5 लाख से ऊपर चाहिए, ये क्या है, बिना डिडक्शन, हाँ बिना डिडक्शन, बिना एग्जम्पशन कैपिटल गेन के, हाँ, तो अगर ही मैं 2.5 लिखूंगा तो फिर तो इसका मतलब 2.5 और 30 मिला के वो तो 280 हो जाएगा, नहीं 280 नहीं, 2.5 से ऊपर होगा तो रिटर्न भरना है, मिनिमम कितनी इनकम हो, किससे ज्यादा हो, ताकि क्या रिटर्न भरनी जरूरी हो जाए, तो 220 से ज्यादा जीटीआई हो, क्योंकि 220 डिडक्शन कटी नहीं, प्लस एग्जम्पशन कैपिटल गेन की वापस जोड़ो, इसका कोई रोल नहीं, ये तो हमेशा ही किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ जीटीआई है ही है, ये तो इसको छोड़ो एक बार। तो आप देखो जो कैपिटल गेन की एग्जम्पशन है वो वापस जोड़ूंगा 220 में तो 2.5 बनेगी, यानी इससे ज्यादा हुई 220 से ज्यादा जीटीआई तो रिटर्न भरना है। टीआई की पूछो तो 140 से ज्यादा टीआई बची अगर आपकी, तो कब बचेगी 140 से ज्यादा टीआई, जब ये 80 काट के ये 220 हो, 220 से ज्यादा हो, 220 से ज्यादा होने का मतलब 30 जोड़ के 2.5 से ज्यादा हो ही जाएंगे, तो आपका 2.5 से पार होते ही जीटीआई ऑडिट रिटर्न की जरूरत है। तो ये 140 से ज्यादा हुई तो पक्का आपको रिटर्न भरनी है, क्योंकि ये 140 से ज्यादा का मतलब ये 220 से ज्यादा, ये 220 से ज्यादा का मतलब 30, ये कैपिटल गेन एग्जम्पशन वापस जोड़ के 2.5 लाख से क्रॉस हो जाओगे, तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाएगा। तो टीआई 140 से ज्यादा होगी तो। सेकंड क्वेश्चन, कंपनी की रिटर्न भरने की लास्ट डेट क्या है, 30 सितंबर, हमेशा ऑडिट केस है। थर्ड क्वेश्चन, फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ वेरियस एंटिटी, इनकम टैक्स ने कितनी डेट्स दी हैं, 3, नॉर्मली 2 चलती हैं, 31 जुलाई नो ऑडिट केस, कंपनी एंड ऑडिट केस में 30 सितंबर, लेकिन एक और है, काम कम आता है, 92E इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है जिसकी, उसके लिए 30 नवंबर है। फोर्थ, रिटर्न ऑफ कंपनी हैज टू बी वेरीफाइड बाय, कौन करेगा, एमडी नहीं तो डायरेक्टर नहीं, फॉरेन कंपनी है तो जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, लिक्विडेटर वाइंडिंग अप हो रही है, इंसॉल्वेंट होगी तो वो बैंक्रप्सी प्रोफेशनल। तो ऑप्शन में क्या है यहाँ पे, सेक्रेटरी, मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, एमडी डायरेक्टर, तो एमडी डायरेक्टर। नेक्स्ट 5, एन असेसी कैन फाइल अ रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम एट एनी टाइम बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, व्हिच इज अर्लियर। तो कौन सा पीरियड, फॉलोइंग पीरियड पूछ रहा है, कौन सा पीरियड, एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, क्योंकि बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट और एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, यानी 31 मार्च 21, अगर मैं करंट की बात करूं तो एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, व्हिच इज अर्लियर, तो पूछ रहा था कौन सा पीरियड। 6, एज पर 139(1) फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज कंपल्सरी इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर प्रॉफिट इज अर्न्ड और लॉस इज इनकर्ड, भरनी जरूरी है किस केस में, कंपनी, फर्म्स या बोथ, कंपनी और फर्म, ऑल असेसी, कंपनी और फर्म बोथ। फर्स्ट सेंटेंस है इस चैप्टर का, कंपनी और फर्म को हमेशा ही रिटर्न फाइल करना जरूरी है। नेक्स्ट 7, मिस्टर एक्स हैज टोटल इनकम ऑफ 7 लाख, एक्स की इनकम टोटल क्या है, 7 लाख रुपए 2021 की। ही फाइल्स हिज रिटर्न फॉर 2021 ऑन 13 जनवरी 21, कितनी फीस देगा, ऐसा है 234F
उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कितनी पेनल्टी, क्योंकि 31 दिसंबर तक दे देते तो कितनी पेनल्टी 5, 31 दिसंबर से 31 मार्च 2021 तक 10,000। हाँ अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं तो 1,000 रुपए। तो ये तो कितनी इनकम है 7 लाख है, 5 लाख से ज्यादा है, रिटर्न भर रहा है जनवरी में, तो कितनी पेनल्टी लगेगी 10,000। मिस्टर वाई की इनकम 450, 5 लाख से नीचे है, तो ये कह रहा है कि अपनी रिटर्न भर रहा है 2 दिसंबर को, 31 दिसंबर से पहले भर रहा है या बाद भर दे, क्योंकि इनकम 5 लाख से कम है तो मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लगेगी 1000। 9 मिस्टर जेड एक सैलरीड एम्प्लॉई है, 8 लाख इनकम है इनकी, ये अपनी रिटर्न 28 अगस्त को भर रहे हैं, तो बिलेटेड भर रहे हैं। 8 लाख इनकम है सैलरीड एम्प्लॉय की, तो इसकी तो कोई ऑडिट नहीं होनी, 31 जुलाई तक रिटर्न भरनी थी, अगस्त में भर रहे हैं, क्योंकि इनकम 8 लाख है तो दिसंबर तक रिटर्न भर रहे हैं, 5,000 पे पेनल्टी लगेगी 234F के अंदर। ओके नेक्स्ट 10 ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न फॉर कंपनी विद अ बिजनेस लॉस ऑफ 130, लॉस इनकम कोई चक्कर नहीं, कंपनी के लिए 30 सितंबर है, ऑडिट होगी रिटर्न भरेगी 30 सितंबर। 11 filing of return of income before the due date is necessary for carry forward of losses, yes आप लिखो yes it's true, you have to file your return within due date if you want to carry forward the losses of speculation, business loss, specified business loss, capital loss और horse activity loss। but in case of दूसरा भी आंसर लिख दो क्योंकि इसमें कोई MCQ ऑप्शन नहीं है कि भाई in case house property or depreciation you can file your return belated, then also you are eligible to carry forward of your losses। 12 who are the person authorized to verify the return of income in case of HUF, HUF में कौन करता है, करता इनकेपेबल हो गया, पागल हो गया, या फॉरेन में तो कोई और अडल्ट मेंबर साइन करेगा। कंपनी में वही डायरेक्टर, एमडी नहीं डायरेक्टर, या फिर फॉरेन कंपनी तो क्या पावर ऑफ अटॉर्नी वाला रिप्रेजेंटेटिव, वाइंड अप हो रही है तो लिक्विडेटर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, वो सब पढ़ा। पार्टनरशिप फर्म में आम 32 वाली पार्टनरशिप है तो कोई भी वर्किंग यानी मैनेजिंग पार्टनर नहीं अवेलेबल तो कोई और अडल्ट मेंबर दे देगा। एलएलपी में होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है कंक्लूड होता है। किसी को इस चैप्टर में कोई डाउट है तो आप अपनी क्वेरी रख सकते हैं, अदरवाइज ये चैप्टर क्या है हमारा कंक्लूड हो गया है। कोई डाउट है तो प्लीज आप इसमें क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।